हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सभी जो है मन लगा करके अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। मैं रंजन कुमार आज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रंजन ऑनलाइन क्लासेज। जो भी बच्चे आप लोगों में से नए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा @रंजन ऑनलाइन क्लासेज 26। तो आपके सामने ये वाला जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ इसके बटन को जोरदार तरीके से क्लिक कर दीजिएगा और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिसके कारण हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उन सबका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। बेटे बच्चों, मैं आपको पिछले वाले क्लास में आपको कक्षा 10 का रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा था और जिसका हमने टोटल 4 वीडियो बनाए थे, यानी कि 4 वीडियो में है 4 पार्ट में आपका जो है चैप्टर फर्स्ट क्लियर हो गया था, खत्म हो गया था। हमने उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सहित करवाया हुआ है। जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो के नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे जाकर के इस चारों वीडियो को आप देख लीजिएगा। आपका केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसमें हम आपको जो है प्रैक्टिकल के साथ करके उस चैप्टर को दिखाए हुए हैं। ऐसा प्रैक्टिकल है जो शायद हो सकता है आपने कभी नहीं देखा होगा, ना कभी किया होगा, है ना। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जितने भी कंसेप्ट है केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का वो सब क्लियर हो जाएगा, फिर उसे कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ना, वो है आपका हिंदी का सेशन है और मैं आपको हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूं। ठीक है जी। जो चैप्टर आपका 2 है वो क्या है, आपका 20 के दांत, है ना। ये आपके कक्षा 10 का हिंदी का गद्य खंड का चैप्टर आपका 2 है, 20 के दांत, जिनके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, ठीक है, कि आपको कक्षा 10 में जो हिंदी पढ़नी है वो आपको 2 किताब पढ़नी है। एक मोटा वाला जो बुक आता है हिंदी का, भाग 2 आता है, गोधूली जिसको हम लोग बोलते हैं, गोधूली भाग 2 पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है वर्णिका पढ़ना है ना। ये पतली वाली किताब आती है। इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर दिए गए हैं और इसके 2 पहले खंड दिए हैं। एक आपके खंड है जो गद्य खंड के नाम से है और दूसरा जो आपका खंड है वो आपका क्या है, काव्य खंड से है। यहाँ पे टोटल 12 चैप्टर, यहाँ पे टोटल 12 चैप्टर, यानी कि हिंदी में आपको पढ़ने हैं टोटल 29 चैप्टर। और मैं आपको ये 29 चैप्टर बड़े ही एकदम सरल भाषा में समझाने वाला हूं। एग्जाम में आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है ना। हमारे वीडियो को आप बस पूरा देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जितने भी पढ़ाए हैं आपको रट्टा मारने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपको आज नहीं बल्कि एग्जाम के बाद भी आपके चैप्टर हमेशा के लिए याद रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, है ना। 20 के दांत के जो लेखक है जिनका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा जी, ये और कहीं के नहीं बल्कि हमारे बिहार पटना के हैं। और पटना में इनका जो जन्म हुआ था वो बद्रघाट में हुआ था। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। चलिए एक नजर हम इसके जीवनी पे डालते हैं, है ना। लेखक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले हैं आपको, लेखक जी का जो परिचय है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन है यही से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 का हुआ था। कहां हुआ था बोले, तो पटना के बद्रघाट में हुआ था। समझे मेरी बात, पटना के बद्रघाट में 18 फरवरी 1916 को जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। और ये जन्म से भोजपुरी भाषा बोलते हैं, यानी कि ये क्या है, जन्म जाना भोजपुरी भाषी थे। और वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा जी के क्या थे, ये बड़े लड़के थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। मतलब इनके पिताजी क्या थे, विद्वान थे। किस चीज में, तो दर्शन शास्त्र में और संस्कृत के, दर्शन और संस्कृत के क्या है इनके पिताजी, है ना, विद्वान कह सकते हो, महामहोपाध्याय। ये एक प्रकार की उपाधि होती है, पंडितों के पंडित को ये उपाधि दी जाती है। आप गुरु के भी गुरु कह सकते हो। मतलब ये बहुत बड़े जानकार व्यक्ति थे। किनके, नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े विद्वान कह सकते हो। किस भाषा, किस चीज के, दर्शन और संस्कृत के क्या थे, प्रख्यात थे, विद्वान थे, महामहोपाध्याय थे, पंडित उनका नाम था पंडित रामावतार शर्मा। उनके जो है ये बड़े लड़के थे।
इनकी माता जी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। ठीक है ना, आप याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा और इनके माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। ठीक है ना, यानी कि शर्मा जो है इनका कह सकते हो टाइटल ही कह सकते हो। तो पापा के नाम में है, मम्मी के नाम में है, इनके खुद के नाम में लगा हुआ है, शर्मा इनका टाइटल हो गया। सबके होते हैं ना अपने अपने टाइटल, किसी का गुप्ता होता है, किसी का है ना सिंह होता है, यादव होते हैं, है ना। तो इनका क्या है? शर्मा इनका टाइटल है। इनके पिताजी बहुत बड़े कह सकते हो, पंडित कह सकते हो, इसलिए इनको जो है महामहोपाध्याय की उपाधि इनको मिली हुई है। इनके व्यक्तित्व निर्माण में इनके पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की जो पढ़ाई है वो कहां से हुआ है? पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हुआ है वो कहां से हुआ है? पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ है। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में क्या किया है? एमए किया हुआ है। मतलब ये जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी है, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में क्या किया हुआ है? इन्होंने एमए किया हुआ है। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और साथ में पटना विश्वविद्यालय में क्या रहे थे? ये प्रधानाध्यापक रहे थे। मतलब ये जो है ना, आरा के जैन कॉलेज हो गया, रांची विश्वविद्यालय हो गया और पटना के विश्वविद्यालय में क्या रहे थे? ये प्रधानाध्यापक रह चुके थे। 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या रहे हैं? अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत का मतलब हो गया मरने से पहले तक जो है वो उसी पद पर बने रहे। मतलब ये हो गया 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के, क्योंकि इन्होंने हिंदी में क्या किया हुआ था? एमए किया हुआ था, संस्कृत में क्या किया हुआ था? एमए किए हुए थे। 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे और मरने से पहले तक ये जो है उसी पद पर बने रहे। अब इनकी मृत्यु की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1916 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में 12 सितंबर को। देखो मैं आपको यहाँ पे ना छोटा सा ट्रिक याद करवा देता हूँ, ठीक है ना। 1916 इनका क्या हो गया? हैप्पी बर्थडे यानी कि जन्मदिन हो गया। और 16 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा, जो कि इनका क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। 18 फरवरी 1916 जन्मदिन हो गया और 12 सितंबर 1961 इनका क्या हो गया? मृत्यु का दिन हो गया। और 1959 में ये क्या थे? पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे और मरने से पहले तक वो जो है उसी पद पर कायम थे। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। देखो वह आलोचक क्या होता है? आलोचक का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो सही और गलत पे पूरी तरीके से क्या करते हैं? एकदम सही कह सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ बुराई को छिपा लिए केवल उसका जो है सही वाला पर्सन दिखाए, नहीं। अगर वो व्यक्ति सही है तो उनके बारे में सही लिखेंगे। अगर वो व्यक्ति गलत है तभी भी उनके बारे में हम लिखेंगे कि नहीं भैया वो वास्तव में गलत है। मतलब सही लिखना, सीधी सी बात यह हो गया। कभी भी बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में नहीं लिखना, मतलब उन्हीं को बोला गया है आलोचक, है ना। जो व्यक्ति वो लिखते हैं उसको आलोचक कहा जाता है। तो क्या बोले हैं कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। कौन कौन है? दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड। और इनके अगर हिंदी उपन्यास की बात की जाए तो प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। ठीक है, आलोचनात्मक ग्रंथ की बात किया जाए तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत क्या है? आपका आलोचनात्मक ग्रंथ है, क्योंकि इस कहानी में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। जो उन्होंने सही किया है वो भी लिखा हुआ है, जो उन्होंने गलत किया वो भी लिखे हुए हैं। मतलब कि ये हुआ उनकी अच्छाई और बुराई को पूरी तरीके से उजागर करने का काम किया है कि नहीं। वो व्यक्ति कहां पे अच्छा था, कहां पे बुरा था, उन्होंने वो सारी बातें लिखा है। उसमें से कुछ भी छुपाने का काम इन्होंने नहीं किया। मतलब बिल्कुल सही लिखते हैं किसी भी चीज के बारे में। ठीक है ना। तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं 20 के दांत, है ना, वो कैसा ग्रंथ है? वो एक आलोचनात्मक क्या है? ग्रंथ है। और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, है ना, कहानी संग्रह, है ना, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ इन्होंने जो है काव्य संग्रह भी लिखा हुआ है। नकेन के प्रवध और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि क्या है? इनके संपादित ग्रंथ कह सकते हैं। ठीक है,
आलोचकों के अनुसार अगर देखा जाए, कहा जाए तो प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व क्या है, समग्रता के साथ उभर करके आए हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली के क्या थे, समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषी गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को क्या दिया है, नया जीवन दिया है, जो आधुनिक साहित्य में पुनः क्या हुए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं। मतलब इस यहां से लेके हमने जो यहां तक पढ़ा, इसमें मुख्य रूप से 2-3 क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होकर पूछे जाते हैं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ ग्रंथ, कुछ उपन्यास, कुछ कहानी, है ना, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बात करते हैं इनके हिंदी उपन्यास की, तो इनके हिंदी उपन्यास में कौन ज्यादा फेमस है, आपका प्रेमचंद, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधा सीधा। इसके अलावा बात कर सकते हैं आलोचनात्मक ग्रंथ की, बात कर लेते हैं जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 20 का दांत, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, है ना। और क्या बोले इसमें, और एक और था यहाँ पे, एक और था, हाँ, साहित्य का इतिहास दर्शन में देखा जाए, साथ साथ में एक आपका मानदंड जो है आपका, ये भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि यह कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं 20 का दांत, ये लिया गया है 20 का दांत तथा अन्य कहानियां नामक जो है कहानी संग्रह से लिया गया है। तो चैप्टर पढ़ रहे हैं कहानी 20 का दांत, क्या है आपका 20 के दांत। 20 के दांत क्या है आपके, एक कहानी है, क्या है आपका, कहानी है। और ये कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक जो उसका कहानी संग्रह है, मतलब यही तक कह सकते हो, ये 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से ये जो है आपका कहानी लिया गया है 20 के दांत, ठीक है। यह कहानी मध्यम वर्ग के, यहाँ पे मध्य वर्ग लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों का क्या करता है, ये उजागर करता है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट इनका क्या है, मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर की एक और सेन साहब है, उनकी जैसे कि एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर क्या करता है, लिंग भेदभाव करते हैं, और जैसे इस प्रकार का कुसंस्कार को छिपाए हुए हैं। तो वही दूसरी ओर देखा जाए तो गिरधर जैसे नौकरी पेशा वाला जो व्यक्ति है, निम्न मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति है, उसकी श्रेणी आती है, जो अनेक तरह से जो हर तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए क्या है, संघर्षरत है। यह कहानी आपको सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों का, है ना, उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी जो है पेश करती है। समझिए इसका मतलब क्या है। इस कहानी में आपको ऐसे ऐसे किरदार मिलेंगे, ऐसे ऐसे आपको जो है किरदार मिलेंगे, जो एक तरफ क्या है, इसमें आपको आर्थिक कारण के बारे में भी बताया गया है। एक तरफ क्या है, एक अमीर व्यक्ति कह सकते हो, एक तरफ क्या कह सकते हो आप, मध्यम वर्ग के व्यक्ति कह सकते हो, जो नौकरी करता है किसी के यहाँ, है ना, लेकिन वो जो है अपने अस्तित्व जो है बहादुरी और साहस के साथ बचाया हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए जो अमीर व्यक्ति है वो क्या करता है, लिंग भेदभाव करता है, कुसंस्कार को छिपा करके रखा हुआ है। समझे ना मेरी बात, है ना। मतलब कि इनके जो धनी व्यक्ति है, जिनका नाम है सेन साहब, जिनका नाम क्या है, सेन साहब, उनके पास जो बेटा और बेटी है, उन तो दोनों का लिंग अलग हो गया, बेटा अलग बेटी अलग, दोनों का लिंग अलग अलग है, तो उनके साथ ही क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, है ना। दोनों के संस्कार में भी क्या ज्यादा भेदभाव कह सकते हो, और कुसंस्कार को छिपा करके रखा हुआ है। और दूसरी तरफ इनका जो था मध्यम वर्ग के व्यक्ति कौन था, गिरधर था, जो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहादुरी और साहस के साथ क्या करता है, संघर्ष करता है ना। तो चलिए हम इस कहानी को अब शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको इनका जो लेखक परिचय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है आपका 20 का दांत, ठीक है ना। कहानी कौन है आपका, 20 का दांत। इसमें आपको एक मिलेगा अमीर व्यक्ति, एक आपको मिलेगा अमीर व्यक्ति जिसका नाम है सेन साहब। कौन है भैया, या सेन साहब है, ठीक है। इसके बाद इनकी एक वाइफ है, इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है ना, जगह नहीं था इसलिए हमने क्या बना दिया, यहाँ पे छोटा फोटो बना दिया, ठीक है ना। इनकी एक वाइफ है ना। इसके बाद इनकी जो है 5 बेटी है। इनकी क्या बेटी है, 5 बेटी है। अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट वाला फोटो बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके पास आंख नहीं है, चाहे पतली उतली, ऐसे कुछ नहीं है।
इनकी जो है 5 लड़की है और इनका एक क्या है, छोटा सा लड़का भी है। 5 लड़की के बाद इस लड़के का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इनका अगर नाम की अगर बात किया जाए तो इनका नाम है ना, इनका नाम है आरती। क्या नाम था इसका, लास्ट में लिखा हुआ था यहाँ पे, इनका नाम है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। सीमा रजनी आलो लिख लेते हैं, यहाँ पर है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कौन कौन है, सीमा है, आरती है, रजनी है ना, आलो है और शेफाली है। यही इनकी 5 लड़की हो गई। और एक लड़का जो है जिनका नाम है कासू, लेकिन इस चैप्टर में आपको उसका नाम बोला जाएगा खोखा करके, ठीक है ना। सो खोखा बोले या कासू बोले समझ जाना आप, वो सेन साहब का क्या है, बेटा है, एकलौता बेटा है। और 5 की जो बेटी इनकी है, सीमा, आरती, रजनी, आलो, शेफाली, इनकी 5 गो बेटी है। तो एक किरदार हो गया सेन साहब का, उनकी पत्नी का दूसरा, 5 उनकी लड़कियां हो गई और एक इनका क्या हो गया, बेटा हो गया। इसके अलावा आपको ना इसमें इनका एक किरानी कह सकते हो, नौकर कह सकते हो, जिसका नाम है गिरिधर। क्या नाम उसका है, गिरिधर। तो कहानी में आपको एक इनका भी जो है नाम सुनने को मिलेगा, इनकी पत्नी का भी नाम सुनने के लिए आपको मिलेगा, है ना, इनकी पत्नी का भी आपको नाम जो है सुनने को मिलेगा। और इनका एक बेटा है ना, जिसका नाम है मदन, है ना, आपको इनका भी नाम सुनने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो कहानी में इनके रिश्तेदार भी आते हैं। कौन आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, पत्रकार महोदय आते हैं उसमें। मतलब इसमें कुल मिलाकर के देखा जाए, अच्छा, इनके अलावा इनके जो ड्राइवर है, जिनको सोफर कहा गया है, वो भी आपको इस कहानी में उनका नाम सुनने को मिलेगा। मतलब मुख्य रूप से कहानी जो है एक तरह का पूरा फैमिली की तरह बताया गया है, एक समाज की तरह बताया गया कि समाज में ऐसे फैमिली होते हैं, है ना, उनके बच्चे भी है, उनके जो है पत्नी भी है, उनके पास ऑफिस में काम करने वाले किरानी भी है, इनकी नौकर भी है, ड्राइवर भी है, इनकी इसके पास गाड़ी भी होगा, इनके रिश्तेदार भी है। तो इन्हीं सब के बारे में कहानी में बताया गया है। चलिए कहानी को हम पढ़ते हैं, तभी आपको समझ में अच्छे से आने वाले हैं, क्योंकि केवल हम मुंह से बता देंगे ना तो आपको हो सकता है वो चीज याद ना रहे, पढ़ेंगे तो शायद उसका लाइन हमें अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कहानी शुरू होता है सेन साहब से। सेन साहब कौन था, वो एक अमीर व्यक्ति है, याद रखिएगा थोड़ा सा। सेन साहब क्या है, एक अमीर व्यक्ति है, जिनके पास फैक्ट्री है, जिनके पास क्या है भैया, कारखाना है। और उसमें काम कौन करता है, किराने के रूप में उनका एक जो नौकर है गिरधर, वो काम करता है, जो उन्हीं के बंगला के सबसे एक साइड से, जैसे मान लो बंगला हो गया, तो बंगला हो गया, तो यहाँ पे कोना में एक आउट हाउस बनाया गया है, उसमें वो जो है किरानी जो है गिरधर अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ उसमें जो है रहते हैं वो, ठीक है ना। तो चलिए, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में क्या है, खड़ी है, काली है, चमचमाती हुई है, जिसका नाम है स्ट्रीमल इंड। जैसे इतना ज्यादा, मतलब वो सुंदर कह सकते हो, जैसे कि कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, है ना। सेन साहब को इस कार पर क्या है, नाज है। मतलब सेन साहब के पास एक गाड़ी है, वो काली कलर का है, चमचमाती है, उस गाड़ी का नाम क्या है, स्ट्रीमल इंड है ना। इतना काला है वो कि जैसे मानो वो कोयल के जैसी लगती है, और कब वो घोंसले से उड़ जाए ऐसा प्रतीत होता है। इनको अपने गाड़ी से बड़ा प्रेम है, इनको अपने गाड़ी पे बहुत ज्यादा नाज है। आपको एक छोटा सा हम आपको फिल्म का सीन बताना चाहेंगे। धमाल पिक्चर जो था उसमें भी क्या था, एक व्यक्ति था जिनके पास क्या था, एक गाड़ी था, और वो गाड़ी को बोलता था मारो डिक्रो, है ना, मारो डिक्रो बोलते थे। और उनको अपने गाड़ी से बहुत ज्यादा क्या था, प्रेम था। मतलब बेटा से उतना ज्यादा प्रेम नहीं था जितना उसको गाड़ी से प्रेम था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सेन साहब को बेटा से भी बहुत ज्यादा प्रेम है, गाड़ी से भी बहुत ज्यादा प्रेम है। चलिए बात करते हैं कि सेन साहब का जो नई मोटर कार है, एकदम नया उनका जो गाड़ी है, 4 चक्का कह सकते हो, जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, और काली है, चमचमाती हुई है, स्ट्रीमल इंड है वो। और जैसे इतना काला है कि भैया कोयल जैसी वो सुंदर है कि कब घोंसले में से उड़ जाए। सेन साहब को अपनी गाड़ी पे बहुत ज्यादा नाज है, एकदम नई मॉडल खरीद करके लाए हैं। वो कितने का है, 7,500 रुपए का है ना। अब 7,500 की बात किया जाए तो आज के समय में तो कभी भी नहीं आ सकते 7,500 में, अभी तो 7.5 लाख में आती है। मतलब कहानी बहुत पहले की है, ठीक है ना। काला रंग है उसका, चमक ऐसी है भैया कि उसमें अपना मुंह जाके देख लो आप, ठीक है ना। कहता है काला रंग है, चमक ऐसी है कि अपना मुंह देख लो, कहीं पे आपको एक भी दाग धब्बा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर दाग धब्बा दिखाई पड़ा तो सेन साहब जो है ड्राइवर साहब का जो है मार करके चमड़ी उधेड़ देगा, ठीक है ना, क्लीनर का चमड़ी उधेड़ देगा। कहीं पर भी एक दाग धब्बा भी दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की क्या आ जाएगा, सामत आ जाएगा, समझो।
मेम साहब हो गया जो सेन साहब की पत्नी, उनके बारे में। मेम साहब ने एकदम सख्त ताकीद दी है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास जो है फटकने न पाए। यहाँ पे खोखा और खोखी, खोखा का मतलब उसका बेटा हो गया, खोखी का मतलब उसका बेटी हो गया, है ना। खोखा खोखी जो है कौन हो गया, उनका बेटा और बेटी हो गया। उन्होंने साफ हिदायत दे रखी है कि देखना ध्यान से, गाड़ी के पास जो है खोखा खोखी भटकने ना पाए, क्योंकि बच्चे हैं, हो सकता है वो भटकेंगे, खरोच लगा देंगे, है ना। इतना उनका सुंदर चमचमाता हुआ गाड़ी है जो एकदम क्लीन करके रखते हैं, दाग धब्बा भी देखने को नहीं मिलता है। अगर उसके पास बच्चे अगर भटकेंगे तो हो सकता है खरोच लग जाए, गंदे जो है गंदा हो जाए, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा हिदायत देकर रखा हुआ है कि देखना ध्यान से, है ना। शोफर को भी बोल दिया कि देखना ध्यान से, गाड़ी के आसपास जो है बच्चे लोग ना खेल पाए, बच्चे वहां पे ना पहुंच पाए, खोखा खोखी वहां पे ना पहुंच पाए। लड़कियां तो 5 है उनकी, लड़कियां तो कितनी है, 5 है, और पांचों के पांचों क्या है, बड़ी सुशील है। 5 5 ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की क्या है, जीती जागती क्या है मूरत है। मतलब पांचों लड़कियां इतनी सुशील है, इतनी सुशील कह सकते हो, है ना, कि तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। मतलब उनके बारे में अगल बगल के जितने भी पड़ोसी अड़ोसी है ना, वो सभी मिसाल देते कि मानना पड़ेगा, 5 उनकी लड़कियां है, एक घर में एक छत के नीचे सब लोग रहते हैं, ना कभी उनके बीच मारपीट हुआ, ना कभी झगड़ा हुआ। लड़कियों में अक्सर में बहन में आपस में बहन में झोटा झोटावल भी हो जाता है, वो सब भी नहीं हुआ, समझ रहे हो ना। मतलब उनका आवाज भी घर से बाहर नहीं आता है। इनकी जो लड़की है, अगर वो हंसती भी है ना तो पड़ोसी को सुनाई नहीं पड़ता है। अब आप इसको क्या बोलोगे, स्वतंत्रता बोलोगे, या फिर कह सकते हो सेन साहब के द्वारा दबाव कह सकते हो, है ना। चलिए, मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए जरूर सिखाया। जैसे हम लोग के पापा मम्मी क्या करते हैं, हम लोग के पापा मम्मी सिखाते हैं कि तुम ये करना, है ना, ऐसे करना। हम लोग को क्या क्या करना चाहिए वो हम लोग को सिखाया जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टा है। कहता है कि सेन साहब जो है, यानी कि मिस्टर, उनकी जो पत्नी है, मिस्टर और मिसेज जो है अपनी पांचों बेटी को क्या करना है ये सिखाया है कि नहीं, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए वो सिखाया गया है। इसकी, है ना, उन्हें ऐसी तालीम दी है। तालीम का मतलब क्या होता है, सीख देना कह सकते हो। लड़कियां क्या है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। मतलब उनकी जो बेटी है उनके बारे में क्या बोला गया कि वो जो है सुशील है, लेकिन उनको जो है क्या बना के रखा गया, घर में कठपुतली बना के रखा गया है। मतलब जो है सेन साहब जैसे चाहते हैं वैसे अपनी बेटी को रखते हैं। उनके माता पिता को इस बात का क्या है गर्व, देखो तो भाई साहब, है ना, कठपुतली बना करके रखा हुआ है बेटी को, और क्या बोल रहा है कि उनके माता पिता को क्या इस बात का गर्व है, वो कभी भी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि भाई बहनें आपस में एक साथ रह रही है, कभी भी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, वे दौड़ती है और खेलती भी है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी बात है कि उनकी जो बेटी सब है वो घर में खेलती भी है, दौड़ती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। खेलने का भी एक समय है, खेलने का भी समय है भैया, केवल और केवल शाम के वक्त आप क्या कर सकते हो, खेल सकते हो। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए क्या है, जरूरी है। मतलब सेन साहब जो है अपनी बेटी को सिखा कर रखे हुए कि तुम लोग को अगर खेलना भी होगा तो शाम के समय खेल लेना, है ना, वो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी चीज है। वह ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिला करके किलकारी मारते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा, ठीक है ना सुना। मतलब उनके पड़ोसी सब जो है सेन साहब की बेटी का किलकारी मार करके खुल करके हंसना होता है ना, वो सब कभी सुना ही नहीं। तो जब खुल करके नहीं सुना होगा तो कहां से झगड़ा सुन लेगा, कुछ ही नहीं सुन सकता है। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच करके कहते हैं, एक तुम लोग हो और एक मिसेज सेन साहब की क्या है, लड़कियां हैं। हमारे पड़ोस में ही होते हैं ना ऐसा, जैसे है ना, जैसे किसी के घर की जो बेटी है वो बहुत ही सभ्य तरीके से है, संस्कारी तरीके से, सुशील तरीके से है, ना किसी से जल्दी बोलना, ना किसी से जल्दी बात करना, ना ही उसके घर का जो है कभी झगड़ा होना जो बाहर उसका आवाज आता है। तो हम लोग की मम्मी क्या बोलती है, देखता है तोनी सब है ना, कुत्ता लेकिन भर दिन खाली लड़ते रहता है, भाई भाई में, बहन बहन में। एगो देखो फलाना हमारा जो पड़ोसी है उसके घर में भी 5 5 6 बच्चे हैं, कभी उसका तुम लोग आवाज कभी सुना है क्या। ऐसे करके हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमको समझाते नहीं समझाते हैं क्या, है ना, कि तुम लोग भर दिन अपने में क्या करते रहता है, लड़ते रहता है, झगड़ते रहता है ना। अब देखो देखो पड़ोसी हमारा है, उसका घर में कितना शांत माहौल है, उसका घर का चूह शब्द भी बाहर नहीं आता है, और तुम लोग का तो भैया यहाँ पे हल्ला करेगा तो 6 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता होगा, है ना। तो उनके पड़ोसी भी जो है ना, इनकी जो 5 लड़की थी उनका मिसाल देता था। अब इतने में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है कहता है, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है क्या,
तुम लोगों के हमारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। मतलब इतने में क्या हो जाता है कि जो कहानी बता रहे थे नलिन लोचन शर्मा जी, तो इतने में क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है फूल के गमला के पास खेल रहा था, तो वही बोल दिया कि अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है क्या, तुम लोग के हमारे घर में कुछ भी तो नहीं रख सकता ना। चलिए, फाइनली अगर देखा जाए, जहां तक हो सके सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। मतलब इतना तो समझ में आ गया आपको कि सेन साहब की जो 5 लड़की है उससे मतलब उन लड़कियों से सेन साहब के मोटर कार को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या वो सभ्य है, सुशील है, संस्कारी है ना, उनसे जो है खतरा उतरा उनको नहीं है। लेकिन खोखा भी तो है घर में, लेकिन कौन है, खोखा भी तो है। खोखा असल में कौन है, उनका एक छोटा बेटा कह सकते हो। 5 लड़की के बाद एक लड़का है, क्या बोले हैं, 5 लड़की के बाद उनका क्या एक लड़का है। आप समझ सकते हो ये लड़का उनका अगर 5 लड़की के बाद हुआ है, इकलौता है, कितना इसको सर पे चढ़ा के रखा गया होगा आप समझ सकते हो। सेन साहब जो है अपने इस लड़के को पूरा सर पे चढ़ा करके रखे हुए हैं। ये 5 लड़की अगर है ना घर में थोड़ा सा भी क्या कर ले, हल्ला कर ले या फिर झगड़ा कर ले या फिर कुछ चीज तोड़ दे, तो इन 5 का खैर नहीं। लेकिन वहीं पे अगर इसकी बात किया जाए तो ये घर में कोई सामान तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, गाली भी बक सकता है, मार भी सकता है। मतलब इसको सब चीज का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। अब हमें बताओ दोनों के बीच भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लिंग भेदभाव है कि नहीं है। वो लड़की है, ये लड़का है। लड़की को क्या क्या करना चाहिए ये नहीं सिखाया गया है, क्या क्या नहीं करना चाहिए वो सिखाया गया है, और इसको कुछ नहीं सिखाया गया। इसको जो मन सो करता है। ये कभी जो है बहन को मारने लग जाता है, कभी जो है नौकर पे हाथ उठा देता है, सोफर पे हाथ उठा देता है। तो ये हमारा कह सकते हो लिंग भेदभाव है। तो इस चीज को लिखने में नलिन लोचन शर्मा ने थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या लिख दिया, वास्तव में जो चीज सही है उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तभी उनको बोला गया है, क्या चीज बोला गया है, आलोचक बोला गया, क्योंकि वो क्या करते हैं, आलोचना अच्छे तरीके से वो कर लेते हैं। ठीक है ना। कहता है कि जहां तक बात करते हैं 5 लड़कियां का, तो उनसे जो है हमारे मोटर को किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है। लेकिन घर में कौन है, खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा जो है ना उम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा है। क्या बोला गया यहाँ पे, ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। असल में ना उम्मीद ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि उसके घर में जो है पहली बार जब संतान हुआ था तो बेटी था, दोबारा हुआ फिर से बेटी हुआ, तीसरी बार वो भी बेटी हुआ, चौथी बार वो भी बेटी हुआ। आदमी अब क्या हो गया, अगर किसी के घर में इस प्रकार से लगातार अगर बेटी का जन्म हो रहा हो तो आदमी उम्मीद खो देता है कि अब हमारे पास कभी बेटा भी होने वाला है। अब हमारे पास बेटा होने वाला है ही नहीं। भगवान का शायद यही जो है चाहत है कि हमारे घर में सिर्फ लड़कियां पैदा हो। तो अब सबने आस छोड़ दिया था कि हमको कभी बेटा भी होगा, लेकिन फाइनली 5वां बार भी बेटी हो गया। अब तो कोई उम्मीद है ही नहीं। लेकिन लास्ट में क्या हो गया, उनको एक बेटा हो गया। जब नहीं सोचा आदमी तब जाके उनको बेटा हो गया। इसलिए जब सारी उम्मीद खत्म हो गई कि कभी हमको बेटा भी होगा, तब जाकर के उनको ये बेटा हो गया। इसलिए उनको बोला गया ना उम्मीद, बुढ़ापे की आंखों का तारा कह सकते हो। यह नहीं है कि मिसेज सेन और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। ऐसा नहीं कि लोग बूढ़े भी हो चुके थे, ऐसा नहीं है। सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं, कुछ भी कहो। लेकिन मानने लगने की बात तो छोड़ ही दीजिए। हकीकत तो यह है कि खोखा क्या है, आविर्भाव तब जाकर के हुआ था जब उसे किसी भी प्रकार का उम्मीद बाकी नहीं रह गया। तब तो बोले हैं ना, अभी क्या बोले हैं कि जब देखा कि नहीं भैया अब तो हमारे घर में बेटा जन्म ले ही नहीं सकता है, तब जाकर के इसके घर में क्या हो गया है, वो बेटा का जन्म हो गया। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी क्या है, अपवाद हो। इस तरह मोटर को अगर खतरा हो सकता है तो सिर्फ किससे हो सकता है, खोखा से हो सकता है। ये घर के नियमों का अपवाद है। मतलब घर के नियम इसके लिए अलग है, बेटी के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है, और घर के नियम लड़का के लिए क्या है, अलग है। इसको पढ़ने के लिए अलग तरीके से विधि व्यवस्था है, इसको पढ़ने का कोनो हक नहीं है, कह सकते हो, है ना। उसके बाद ये जो है घर में कहीं भी उधम मचा सकता है, ये थोड़ा भी उधम नहीं मचा सकती है। ये हल्ला कर सकता है, शोरगुल कर सकता है, वो नहीं कर सकती है। ये जो है भैया किसी के ऊपर हाथ छोड़ सकता है, वो अगर छोड़ेगी तो है ना। मतलब जो है इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंग भेदभाव हो रहा है। ठीक है ना। चलिए आपसे पूछेगा कि घर के नियमों का अपवाद कौन है, तो कह रहा है कि खोखा है। जीवन के नियमों का अपवाद कौन है, तो खोखा है। खोखा का नाम क्या है, खोखा का नाम कासू है। खोखा का नाम क्या है, कासू है। चलिए आगे देखते हैं। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती, 5 गो इनकी जो है क्या है, बेटी है।
उनके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी इनके लिए, मतलब इनके लिए घर में अलग नियम थे, शिक्षा भी अलग प्रकार की थी। और खोखा के लिए क्या था, नियम भी घर के अलग थे और उसके लिए शिक्षा भी जो है अलग प्रकार से व्यवस्था किया गया था। कहने के लिए तो सेन साहब का कहना था कि खोखा आखिरकार अपने बाप का बेटा जो है, इसलिए, है ना। कहने के लिए तो क्या है कि सेन साहब का कहना था कि खोखा क्या है, आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो क्या बनना है, इंजीनियर होना है। लो भैया, पहले से डिसाइड कर दिया। मतलब सेन साहब को क्या लगता है कि हमारा जो खोखा है क्या बनने वाला है, इंजीनियर बनने वाला है। अक्सर घर में क्या होता है ना कि घर में कोई अगर लड़का, छोटा सा भाई हो चाहे वो बड़ा भाई हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर वह घर में टूटे फूटे खिलौने को ठीक कर दे, ठीक क्या कर दे भैया, जो ऑलरेडी खराब है उसको और खोल करके और खराब कर देना, ठीक है ना, टॉर्च को सही कर देना। अगर घर में एक तार टूट जाए बिजली का तो उसको जोड़ देना, है ना। क्या करना, बैटरी में बल्ब को लगा करके जला देना। अगर घर में इस प्रकार का हरकत करने लगता है बच्चा ना, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हाँ मेरा बेटा तो बड़ा होनहार है, इंजीनियर बनने वाला है, सारे उसके अंदर लक्षण हैं, है ना। वो अभी से इस उम्र में क्या करता है, लाइन को, बिजली को जोड़ देता है, तारों को जोड़ करके बल्ब जला देता है ना, खिलौना को तोड़, खराब खिलौना को बढ़िया कर देता है तो खोल काल के। इस प्रकार से जो है उनके बारे में घर में चर्चा होने लगती है। सो सेन साहब को भी क्या लगता है कि हमारा बेटा क्या बनने वाला है, इंजीनियर बनने वाला है, समझे ना। हाँ, हर बात जो है क्या करेंगे, हर बार जो है लोगों के सामने एक ही गुणगान करेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, है। अभी से उसमें जो है इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसको वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण ही सेनों ने क्या किया था, यानी कि सेन साहब हो गया, अपने सिद्धांतों को भी क्या कर लिया था, बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता आया है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अगर कमी होता है तो चर्चा निकल पड़ता है कि किसका लड़का क्या करेगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि उसको जो है सेन साहब को यह गलत फहमी कह सकते हो, सीधी सी बात है, गलत फहमी है उनको, और किसी चीज का बात नहीं है कि उनका बेटा क्या बनने वाला है, इंजीनियर बनने वाला है। क्योंकि उनकी हरकत क्या है, अभी से ही गाड़ी का हवा निकाल देना, गाड़ी का हेडलाइट तोड़ देना, पुराने खिलौने को तोड़ करके फिर से उसको सही करने का प्रयास करना है, फिर सही कोई तोड़ करके और खराब कर देना, है ना, एक बल्ब जला देना, 2 तार जोड़ देना। क्या ऐसा होने से बच्चा जो इंजीनियर बन जाता है क्या? नहीं। लेकिन इनको गलतफहमी हो गई, इनको लगता है क्या कि मेरा बच्चा क्या बनने वाला है, इंजीनियर बनने वाला है। सो अभी से वो ऐसे काम कर रहे हैं, है ना। और उसके इसी स्वभाव के कारण जो है सेन साहब ने क्या किया था, अपने सिद्धांत को भी बदल लिया था। कभी कभी ऐसा होता था कि सेन साहब के घर पे कुछ दोस्त लोग आते हैं, ठीक है, अभी क्या है, उनके घर पे कुछ दोस्त लोग आते हैं और एक ड्राइंग रूम में सब लोग क्या करते हैं, बैठते हैं और वहां पे क्या करता है, बातचीत करना शुरू करते हैं। अक्सर लोगों के पास क्या होता है, जब बातचीत शुरू करता है ना, तो पहले तो पूछेंगे कैसे हैं, क्या हाल समाचार है, घर के सब सदस्य कैसे हैं, बाल बच्चे कैसे हैं, ये सब पूछेंगे, क्या कर रहे हैं अभी आप। जब पूरी विषय खत्म हो जाती है, जब सारी बात खत्म हो जाती है, कहने के लिए कुछ नहीं बचता है, तब एगो वहां पे एक नया क्वेश्चन आता है, हाँ तो आपका छोटा लड़का क्या कर रहा है आजकल। मतलब अब जो है विषय किसका आ गया, बच्चों का आ जाता है, बेटा बेटी का आ जाता है, नहीं है। जब विषय सारे खत्म हो जाते हैं ना, मतलब बातचीत करने के लिए कुछ नहीं बचता है, तब जो है किसका लड़का आगे जाकर क्या करेगा, इस बात पर टॉपिक चला आता है। तब सेन साहब जो है बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते थे कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो क्या है, फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह क्या बनाएगा, बिजनेसमैन बनाना चाहता है या फिर इंजीनियर बनाना चाहता है। अब देखिए ना, चलो थोड़ा सा पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो जैसे ही वहां पे एक विषय छीड़ता है कि किसका लड़का कौन क्या करेगा, बस इतना बोलते ही सेन साहब शुरू हो गया कि मेरा बेटा जो है वो क्या बनेगा, मेरी तरह या तो बिजनेसमैन बनेगा या तो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना। आजकल की पढ़ाई लिखाई क्या है, अब फिजूल की चीजें है, इसीलिए हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहेंगे, अपनी तरह बिजनेसमैन बनाना चाहेंगे या फिर इंजीनियर बनाना चाहेंगे। और इसके लिए उसको जो ट्रेनिंग मिलना चाहिए वो हम उसको अभी से दे रहे हैं, अभी से क्या कर रहे हैं, अपने ढंग से उसको ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या मतलब, उसको कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब कहता है, सुनिए सेन साहब क्या कहता है, इतना बोल दिया फिर क्या कहता है। अब देखिए ना, जो हमारा बेटा है यानी खोखा जो है, अब जो हमारा बेटा है, कौन बोल रहा है, सेन साहब बोल रहे हैं कि हमारा जो बेटा है 5 साल का हो गया है। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी इसका इंतजाम नहीं किया है। कारखाने का जो बढ़ई मिस्त्री है ना, 2-1 घंटे के लिए आ करके उन्हें उसके साथ कुछ ठोक ठाक करके कुछ ठोक पीट किया करे, इससे बच्चे की उंगली क्या करेगी, अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। इनका कहना है कि अब देखिए ना,
मेरा जो बच्चा है खोखा, वो भी तो 5 साल का हो ही गया है। लोग ये कहते हैं क्या उसको डाल दीजिए किंडरगार्टन स्कूल में, है ना, लेकिन अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे फैक्ट्री का यानी कि हमारे उद्योग का, कारखाने का जो बढ़ई मिस्त्री है वो घर पे आए और 1 आध घंटा इसको जो है कम से कम कुछ ठोक ठाक के बनाना सिखा दे। अगर इससे क्या हो जाएगा पता है, इससे क्या होगा, बच्चे का जो उंगली होते हैं ना वो औजारों से वाकिफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस चीज का हम भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे को सही में देखा जाए तो बचपन से उसको किसी न किसी चीज का जो है हुनर होना चाहिए, किसी न किसी काम को उनको जो सिखाया जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों के साथ वो देखा जाए तो काम करना भी जरूरी है। हमारे ऐसा स्कूल में तो होता नहीं है, लेकिन चाइना के बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे बच्चों को क्या होता है, सिखाया जाता है। बचपन से ही उनको कुछ न कुछ ऐसे स्किल दिए जाते हैं ताकि उनका पढ़ाई लिखाई जब समाप्त हो जाए, अगर वो जीवन में कुछ ना कर पाए तो अंत में अपने कला के द्वारा, अपने जो सिखाए गए काम है उनके द्वारा अपने जीवन को क्या कर सके, जीविकोपार्जन कर सके। और इसी चीज के बारे में विषय में महात्मा गांधी जी ने भी क्या कहा है, बोला है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ किताबी नॉलेज ही नहीं बल्कि हमें जो है अपने जीवन को चलाने के लिए हमें कुछ काम भी करने चाहिए, है ना। तो कहते हिंदुस्तानी लोग यह नहीं समझते हैं। सेन साहब क्या बोलते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो है अभी स्कूल ना जाए, फिलहाल घर पे ही रहे, और क्या हो कि कारखाने के जो मिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री है वो घर पे आए, 1 आध घंटा क्या करे, उनको ठोक ठाक करना सिखाए, किसी चीज को मतलब बनाना सिखाए, ताकि उसके उंगली को अभी से ही पता चल सके कि कौन सा औजार कैसा है, उसका उपयोग कैसे करना है। जैसे मान के चलो आज एक बच्चे को हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पिलास दे देते हैं। पिलास होता है ना, चिमटी जिसको बोलते हैं, तार को जोड़ने में, कैसे करने में उसका काम आता है। लेकिन उस बच्चे को क्या आप बताओ, उस बच्चे को पता होगा कि पिलास क्या होता है, उसका काम कैसे करना, उसका उपयोग कैसे करना है, उसको हाथों में कैसे पकड़ना है। तो सेन साहब जी का कहना था कि अगर हम बच्चे को बचपन से ही औजार दे देंगे ना, तो वो उसका उपयोग करना सीख जाएगा, उसका उंगली जो है एडजस्ट कर लेगा, उस औजारों को क्या करेगा, वाकिफ कर लेगा। ऐसा मतलब इनका सोच है, ठीक है। चलिए, एक दिन का बात है, क्या बात है सुनिएगा। ड्राइंग रूम में क्या होता है, सेन साहब के कुछ दोस्त लोग जो है बैठे आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मतलब कि एक दिन की बात है, सेन साहब के घर पे क्या है, कुछ दोस्त लोग आते हैं और आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। उनमें से एक साहब जो है बहुत ही साधारण हैसियत के कह सकते हो अखबारन बीस थे, और सेन के दूर के क्या थे, वो रिश्तेदार थे, और उनके साथ उनका एक लड़का भी आया था। मतलब कि उनके दोस्त जो लोग आए थे उसमें एक बहुत ही सिंपल हैसियत वाला, बहुत ही साधारण सा हैसियत वाला एक व्यक्ति था, और उनके साथ उनका लड़का भी आया था, जो दिखने में लग रहा था कि खोखा से क्या है, बेसी समझदार है। जो दिखने में क्या था, खोखा से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार था और होनहार मालूम पड़ता था। मतलब वो जो साधारण सा व्यक्ति, उसका दोस्त जो आया था ना, उनके साथ उनका जो लड़का था तो खोखा से भी छोटा, लेकिन देखने से लग रहा था कि काफी ज्यादा वो क्या है, होनहार है, होशियार है। कैसे पता चल जाता है हमें, जैसे मान के चलो हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं, उनके साथ जो बच्चे आते हैं, ठीक है ना, उस बच्चे के हाव भाव से, काम से पता चल जाता है कि बच्चा होशियार है या फिर क्या है, थोड़ा सा मुफत टाइप का है या फिर किस टाइप का है, पता चल जाता है, ठीक है ना। तो वो जो साधारण हैसियत वाला अखबारन बीस था, है ना, उनका जो लड़का था, जो था तो खोखा से छोटा लेकिन बड़ा ही समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। तो क्या होता है, अब 4-5 दोस्त आया है, 4-5 दोस्त आया है, उसमें से एक दोस्त का मान लो बेटा भी आया है, और बाकी दोस्त क्या करेगा, उसके बेटा को जब देखेगा और परख लेगा कि नहीं बच्चा काफी होनहार लगता है, तो नहीं होता है थोड़ा सा तारीफ कर देना, है ना, थोड़ा सा क्या कर देना, तारीफ कर देना, या फिर पूछ लेना बच्चा स्कूल तो जाता होता है कि नहीं, है ना। तो वही होता है, क्या होता है, उसमें से कोई उसका जो है हरकत देख करके उसकी कुछ तारीफ कर देता है ना। अब आप ही बताओ, सेन साहब के सामने, सेन साहब इतना जलनशील व्यक्ति की मत पूछो, सेन साहब के सामने उसका जो दोस्त है, उसमें से एक उसका जो बेटा था, उसका थोड़ा सा तारीफ कर दिया कि हाँ बच्चा आपका काफी बढ़िया है ना, काफी बढ़िया होनहार मालूम पड़ता है आपका बच्चा, स्कूल तो बस इतना बोलते हैं सेन साहब का क्या भैया, है ना। कहता है किसी ने उसकी हरकत देख करके उसकी कुछ तारीफें कर दी, और उन साहब से पूछ लिया कि बच्चा तो स्कूल जाता होगा ना। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देता, सेन साहब शुरू हो गए, क्या हो गए कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। अरे भाई तुम बनाओ इंजीनियर, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, तुम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, IAS अधिकारी बनाओ, भाई कुछ भी बनाओ, क्या दिक्कत है। हर बार वे जो है, अब बताओ, पूछ रहा है उसका दोस्त पत्रकार से, अब बीच में घुसेड़ दिया अपना जवाब कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वही बातें जो है फिर से वो दोहराते थे, थकते नहीं थे भाई साहब, सीधी सी बात है। पत्रकार महोदय क्या था, चुपचाप था। होता भी यही है कि अगर हमारे 4-5 दोस्त आए हैं, उसमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त से अगर कुछ पूछ रहा है और बीच में अगर हम टवक से बोल पड़ेंगे कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो व्यक्ति क्या करेगा, मेरा दोस्त क्या करेगा, बस वो भी बस चुपचाप मुस्कुराते रहेगा, ठीक है ना। जब उनसे फिर से पूछा गया, मतलब वो दोस्त जो है अपने पत्रकार महोदय से फिर से पूछता है
कि आप अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल रखते हैं, क्या सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में। तब वो पत्रकार महोदय क्या कहता है सुनिएगा। कहता है मैं चाहता हूं कि वो जो है ना, वो जो है जेंटलमैन जरूर बने, वो जो है जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ भी बने उसका उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। अब वो क्या व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा बच्चा, मैं बस यही चाहता हूं कि मेरा बच्चा क्या बने, एक जेंटलमैन जरूर बने। अब उसको जो भी बनना हो, जैसे भी बनना हो, उसकी मर्जी, उसकी पूरी, उससे जो है पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको जबरदस्ती हम कहेंगे कि तू इंजीनियर बन जाओ, तू कलेक्टर बन जाओ, नहीं। हो सकता है उसकी रुचि किसी और चीज में हो, उसकी जो है चाहत किसी और चीज में हो, किसी और फील्ड में हो, तो वो आराम से उस फील्ड में जाकर के अपना काम कर सकता है। मैं दबाव देने वाला नहीं हूं। अब सेन साहब को लगेगा बुरा। क्यों बुरा लगेगा? उसको लगेगा कि मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहा है ना, कि हम अपने बच्चे को दबाव दे रहे हैं, है ना, है ना, वही होता है। बस इतना सुनते ही सेन साहब जो है इस उत्तर से शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ करके रह गए। ऐठने का मतलब होता है, थोड़ा सा देखो आपको दिखाते हैं चीज करके, ठीक है ना। अब उसका दोस्त बोला होगा, क्या बोला होगा, कि हम चाहते हैं कि वो जेंटलमैन जरूर बने, उसकी अपनी इच्छा, उसको जो बनना है बने, अपना काम करे और वो उसमें वो आगे बढ़े। अब इस पर सेन साहब क्या होगा, बड़का मतलब बेटा के जो है आजादी देने वाला, जो मन सो ऐंठ करके रह जाना, इसी को बोलते हैं। इतने में क्या होता है कि बाहर थोड़ा सा क्या होता है, शोरगुल होने लगता है। सेन साहब उठने लगते हैं तो बाकी दोस्त लोग उसका उठने लगता है। उनके मित्र भी क्या कहता है, ठीक है तो अब सेन साहब जी चलते हैं, ऐसा मतलब इच्छा प्रकट किया। और वो जो है वो लोग जो है घर से बाहर आ गए। घर से बाहर आए तो मतलब हल्ला चिल्ला हो रहा था बाहर ना, इसीलिए उठ करके चले आए सेन साहब बाहर आए तो उससे पीछे पीछे उनका दोस्त भी चला आया, ठीक है ना। बाहर सेन साहब का जो शोफर था एक औरत से क्या कर रहा था, उलझ रहा था। जो गाड़ी का शोफर था, ड्राइवर कह सकते हो, वो एक महिला के साथ क्या कर रहा था भैया, उलझ रहा था, मतलब झगड़ा हो रहा था, ये भी कह सकते हो। औरत के जस्ट बगल में एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर क्या कर रहा था, झपट्टा मार रहा था। अब थोड़ा सा एक मन में एक फिल्म की तरह इमेजिन करो, कोई व्यक्ति बाहर अंदर बैठ के बातें कर रहा हो, बाहर उसको आवाज सुनाई पड़ता है किसी चीज का, शोरगुल का, वो अंदर से बाहर आता है ना, अंदर से बाहर आता है तो देखता है क्या कि सोफर जो है किसी महिला के साथ क्या कर रहा है, उलझ रहा है। उस महिला के बगल में एक छोटा सा बच्चा है, और बच्चा बार बार झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा है, किसकी तरफ, सोफर की तरफ, है ना। सेन साहब को देख करके अब वो सामने सेन साहब आ गया। सेन साहब थोड़ा सा अमीर व्यक्ति था। अब वो महिला देखा कि सेन साहब आ गया तो थोड़ा सा क्या होता है, सिकुड़ करके सिमट करके सहमसा गई। सोफर ने, अब जो सोफर था वो जो क्या कहता है, साहब की ओर बढ़ करके, है ना, साहब की ओर बढ़ करके बड़े अदब के साथ कहता है कि देखिए ना सर, ये जो इनका बेटा जो गाड़ी को छू रहा था, ये जो मदन गाड़ी को छू रहा था, और हमने इसको मना किया छूने के लिए ना, तो हमको कथी कहता है, जा बड़े देखे तुम्हारा जैसे, और ऊपर से हमको मारने के लिए हमारे ऊपर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। देखो तो छोटा सा बच्चे के कैसे बारे में नाम फंसा दिया। कहता है सोफर ने साहब की ओर बढ़ करके बड़े अदब के साथ कहा कि देखिए ना साहब, मदन जो है ना गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, और मैंने मना किया ना तो लगा कहने के लिए जा, तो मैंने उसे पकड़ करके अलग कर दिया, इस पर मुझको ही मारने के लिए दौड़ पड़ा। अब उसकी माँ भी आकर के खामोखा मेरे से ही लड़ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब चुप था, इसलिए बेचारी ये भी क्या किया, है ना, ये भी चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत और कठोर शब्द में कहा कि मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर से ऐसी हरकत ना करें। तो ध्यान देना, सोफर क्या करता है, वो आगे बढ़ करके अपने मालिक को कहता है कि सर देखिए ना, हम ये लड़का जो है ना, इसका बेटा मदन, वो गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था, और हम उसको मना कर रहे थे कि मत छू, गंदा हो जाएगा, तो हमको मारने के लिए हमारे ऊपर लपक पड़ा है। और ऊपर से इसकी मम्मी जो है, इसकी माँ जो है, वो आकर के हमरे से लड़ रही है। उसकी माँ कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सेन साहब क्या था, सामने क्या था, सेन साहब क्या था, चुपचाप खड़े थे, तो ये महिला भी क्या हो गई, बस चुपचाप हो गई। सेन साहब थोड़ा सा कठोर शब्द में बोलते हैं कि मदन की माँ, मदन को यहाँ से ले जाओ, और ध्यान से रखना कि अगली बार से ये ऐसा काम ना करे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मदन की मां ने क्या किया कि अपने बच्चे के बाएं घुटने से क्या किया, खून निकलते हुए खून को पोंछा और वहां से चली गई। अरे बाप रे, क्या बोला यहाँ पर है। अब मदन की माँ क्या किया, उसको मदन की माँ को तो वो डांट दिया सेन साहब के अपने बच्चे को देखना दोबारा यहाँ पे ना आए, ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ क्या अपने बच्चे मदन का घुटना में क्या कर रहा था, खून पोंछ रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि सोफर ने पक्का इसको ढकेल दिया होगा, समझे मेरी बात, पक्का इसको ढकेल दिया होगा, इसलिए बच्चा गिर गया होगा और उसके पैर से क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था। और ऊपर से सोफर कथी कह रहा था, क्या कह रहा था कि ये लड़कावा जो है, यानी कि जो मदन है, हमारे गाड़ी को छूने के लिए आ रहा था, हम उसको मना किए, उसको हम अलग कर दिए। अलग नहीं किया होगा,
इस सोफर उसको पक्का ढकेल दिया होगा, इसीलिए उसका पैर वो गिर गया होगा। बच्चा जात है, छोटा सा बच्चा जात है, 5-6 साल का है, छोटा बच्चा है, गिर गया होगा, उसके पैरों से खून निकल रहा था, है ना। तो उसकी माँ क्या किया, बाएं घुटने से जो खून निकल रहा था बच्चा का, उसके पैरों को खून को पोंछते हुए, है ना, चली गई। ड्राइवर ने शायद उसको धकेल दिया होगा और वो गिर पड़ गया होगा इसीलिए। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का भी दे दिया और उसे चोट भी आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। हे प्रभु, क्या कहना चाहता है सुनो। उस छोटा सा बच्चा का खून निकल रहा है, उसकी उसे कोई परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है एक सिंपल सा किरानी का बेटा है। वो एक क्या है, छोटा सा किरानी का बेटा कह सकते हो, इसीलिए उसके खून की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर उसके जगह पर खुद का उसका बेटा रहता और उसके पैरों से अगर खून निकल रहा होता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। क्यों? क्योंकि वो खून एक बड़े अमीर कह सकते हो बाप के बेटा का खून है। मतलब कि गरीब व्यक्ति का खून का कोई वैल्यू नहीं है ना। गरीब व्यक्ति के खून का, तभी तो बोला गया ना, यहाँ पे कहानी में पहले ही बोल दिया था कि इसमें जो है आपको आर्थिक विषमता भी देखने को मिलेगा, सामाजिक भेदभाव देखने को मिलेगा, लिंग भेदभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या आर्थिक भेदभाव है भैया, वो गरीब है वो अमीर है, वो अमीर क्या बोले हैं, वो अमीर है या गरीब है, इसलिए इस गरीब के उस खून का कोई वैल्यू नहीं है। क्या बोला है कि सोफर अगर उस बच्चे को धकेल ही दिया, उसके पैरों से खून निकल ही गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये तो है ना, एकदम कह सकते हो घमंडी टाइप का हो गया। सेन साहब एकदम घमंडी अहंकारी कह सकते हो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ना। लेकिन मामूली किराने के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने, अगर सोफर ने धक्का भी दे दिया, उसको चोट भी आ गया, खून भी निकल गया, तो आखिरकार कौन सी बात हो गई। बस उसी समय क्या होता है, मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुन करके सेन साहब लपके। मतलब कि कासू और कासू की माँ, मदन और मदन की माँ चली गई। इतने में क्या होता है, क्या देखते हैं, गाड़ी के पीछे जो है खटखट का आवाज आ रहा था। अब सेन साहब वहां पे देखने के लिए गए कैसा क्या हो गया। सोफर भी पीछे से दौड़ पड़ा और लोग जो सीढ़ी से उतर रहे थे, क्योंकि घर के आगे सीढ़ी होता है ना, उस सीढ़ी से उतर रहे थे, वो लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर के हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा क्या हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। अभी जो है मदन और उसकी माँ चली गई। इतने में जो है गाड़ी के पीछे खटखट की आवाज आ रही थी, तो सेन साहब भी दौड़े, सोफर भी दौड़े और जो लोग सीढ़ी से उतर रहे थे वो लोग भी गए देखने के लिए। तो देखते क्या है कि सेन साहब जो है अपना बेटा जो कासू था, जो खोखा था, उसको गोद में धैले है, अब बड़े ही हल्की मुस्कुराहट के साथ उसको डांट रहा है के ना, अरे मर्दे कहीं के शीशा फोड़ देला, तू कहता हम खोल के दिखा देती हो है, चला कोई बात नहीं। मतलब बेटा उसका शीशा फोड़ दिया गाड़ी का तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो गरीब का बच्चा था कौन, मदन, वो बस गाड़ी को छू देता तो गंदा हो जाता, खराब हो जाता। और जो जिसने गाड़ी के शीशा को फोड़ दिया, पिछला वाला जो उसका बत्ती था, उसके शीशा को चकनाचूर कर दिया, तो उसको क्या कह रहा है सेन साहब, अच्छा हुआ ना, कोई बात नहीं है। और ऊपर से कह रहा है अपने रिश्तेदार सबको, दोस्त को कह रहा है, देखते हैं मेरा बेटा को। और अभी से इसके अंदर जो है ना इंजीनियर का पूरा गुण है। ये देखना चाहता था कि बत्ती में वो लाल कलर कैसे जलता होगा, वो बॉल कैसे जलता होगा, खोल करके देखना चाह रहा था। बताओ इस सेन साहब क्या है ना, एकदम पूरी तरीके से क्या है, उस बच्चे को बिगाड़ करके रखा हुआ है। लाड प्यार नहीं कह सकते, उसको कुसंस्कार कह सकते हैं आप, ठीक है ना। सेन साहब क्या करता, अपने बच्चे को गोद में लेकर के हल्की मुस्कुराहट के साथ उसको डांट रहे हैं। क्या डांट रहे हैं, अब मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा जिसने चकनाचूर कर दिया था। सेन साहब ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देखा आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है कासू, है ना, मोटर के पीछे हरदम पड़ल रहता है। और उसके पाठ पूर्जा में भी क्या है, इसको अभी से इतनी दिलचस्पी हो गई है कि क्या बताओ। शायद देखना चाह रहा होगा कि आखिरकार इस बत्ती के अंदर कथी है, इसीलिए फोड़ दिया होगा। कौन सी बड़ी बात हो गया, खुद का बेटा ने अगर मोटर कार भी फोड़ दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब का बच्चा अगर छू दे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। सेन साहब, मन तो करता है सेन साहब का चलिए, तभी जो है बोला गया है कि नलिनी बलोच शर्मा जी क्या है, एक आलोचनात्मक कह सकते हो, वो लेखक है, वो पूरी तरीके से आलोचना करते हैं। अगर उसने गलत किया है तो उसने लिखा वास्तव में तुमने गलत किया है, और सही भी किया तभी भी लिखा कि तुमने यहाँ पे सही किया है, ठीक है ना। मतलब एकदम सटीक लिखने का कोशिश करते हैं। सेन साहब खोखा को जमीन पर रख करके अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चल पड़े। उन्होंने अपने मित्रों की, है ना, भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें कोई शक नहीं था, है ना। शक
सखी था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार करके दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर के देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद जो है पंचर हो गया था। सेन साहब क्या किए, अपने बच्चे को थोड़ा सा डांट लगा दिए हल्की मुस्कुराहट के साथ, और ऊपर से अपने दोस्त को क्या बोल रहे थे कि देखते हैं मेरा बेटा को, खोखा को मोटर के पीछे तो हरदम पड़ा रहता है, इसके अंदर ना पूरा लक्षण है, पूरा गुण है इंजीनियर बनने का, समझे ना। ये अभी से देखना चाह रहा था कि उस लाल बत्ती के अंदर कथी था, इसीलिए फोड़ दिया, देख रहा है ना। और इतना बोल करके बच्चे को रख करके वो अब बाकी लोग भी अपने अपने गाड़ी में बैठ के चले गए। मिस्टर सिंह, उसका जो दोस्त था, वो लोग भी जब आए थे उसके साथ ही, तो मिस्टर सिंह अपने गाड़ी की तरफ बैठे और बढ़े, और जैसे दरवाजा खोलना चाहे कि उनका निगाह जो है कहाँ चला गया, है ना, गाड़ी के कहाँ चला गया, अगले चक्के पर गया। अगले चक्के पर गया तो देखा क्या भैया, उसमें का हवा ही नहीं है, पंचर हो गया है ना, पंचर हो गया है। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोला, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो, ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ला करके इसमें हवा भर दो, और हाँ तब तक के लिए कुर्सियां क्या करो लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहीं बैठते हैं। सेन साहब क्या करते हैं, वो भी जब देखते हैं तो गाड़ी का चक्का का हवा निकला हुआ रहता है, तो कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि, मतलब सेन साहब बोलते कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गाड़ी का हवा भी कहीं कासू ने निकाला होगा, है ना। बताओ, वो जो कासू उसका बेटा है, कभी हेडलाइट फोड़ देता है, कभी गाड़ी का हवा निकाल देता है, उसको कहने वाला कोई नहीं है। अगर यही में उसकी बेटी की रहती तो बेटी को वो चमड़ी उधेड़ देता। अगर वो लड़का गरीब का, जो गिरधर का जो बेटा था, कौन, मदन, अगर वो किया रहता तो उसका भी चमड़ी उधेड़ देता, और खुद का बेटा किया तो कोई बात नहीं है। इसीलिए बोला गया चैप्टर में, क्या बोला गया है कि कासू क्या है, घर के नियम का अपवाद कह सकते हो, जीवन के नियम का क्या है, वो अपवाद है। हाँ, तो क्या बोलता है वो सोफर से कि सोफर तब तक तुम क्या लेकर के आओ, हवा भरने वाला जो मशीन है वो लेकर के आओ, इनकी गाड़ी में क्या करो, तब तक हवा भरो, और तब तक तुम क्या करो, वहां पे क्या करो, लॉन मतलब जो था बगीचा था वहां पे क्या करो, तब तक तुम कुर्सी लगा दो, जब तक उसमें हवा भरेगा तब तक हम लोग इसी जगह बैठे रहेंगे। कौन कौन, सेन साहब और मिस्टर सिंह, ठीक है ना। ड्राइवर ने क्या किया, एक कार का चक्का लगा करके सूचना दिया कि दूसरी ओर का पिछले चक्के का भी क्या हवा निकला हुआ है, ठीक है। ड्राइवर साहब क्या किया, एगो चक्का में तो हवा भर दिया, हवा भर ही रहा था कि तुरंत जो है फिर से सूचना दिया सेन साहब जी को कि सर आगे का ही नहीं बल्कि पीछू वाला चक्का का भी हवा निकाल दिया है कासू बाबू ने, ठीक है ना। काम तो कासू बाबू का ही लगता है, बाप रे बाप, कासू बाबू है भाई साहब, क्योंकि अमीर बाप के बेटा है ना। क्या बोलता है ड्राइवर साहब कि काम तो कासू बाबू का ही लगता है ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो इधर ही खेल रहे थे, है ना, सोफर ने बताया है। और इतना बोल करके फिर से वो पंप लाने चला गया ताकि इसमें हवा भर सके। मुखर्जी साहब की गाड़ी जो है सकुशल थी। वहां पे जो उनके साथ और भी दोस्त लगाए थे, पत्रकार महोदय थे, मिस्टर सिंह थे, है ना, और कौन थे, ये मुखर्जी साहब थे। तो मुखर्जी साहब जी का गाड़ी बिल्कुल सही था। क्या बोले हैं, मिस्टर सिंह जी का गाड़ी का हवा निकला हुआ था, तब तक वो लोग लॉन में बैठे हुए थे। तो मिस्टर मुखर्जी साहब जी की गाड़ी क्या थी, सकुशल थी। वो अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने गए, मतलब वो रुके नहीं, चले गए अपना, ठीक है ना। सेन साहब और मिस्टर सिंह, सेन साहब जी और मिस्टर सिंह जी बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हैं, लॉन में बैठे हुए, कुर्सी लगा करके और बातें कर रहे हैं। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया है कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की जो हिकमत जान ली है और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता है। ऊपर से देखो बैठ करके क्या बातें कर रहा है, फिर से अपना बेटा के बात। कासू जो है ना, अब वो सीख गया है कि हवा कैसे निकाला जाता है, और इससे मतलब क्या बोले इसके बारे में हम, है ना, मतलब बेटा जो उतना गलत काम कर रहा है उसको डांट नहीं रहा है, ये नहीं कह रहा है कि हाँ बेटा ये चीज अच्छी नहीं है ना। ऊपर से क्या कर रहा है, बेटा का और सपोर्ट कर रहा है कि अब वो हवा निकालने का तरकीब जान गया है। उनका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देख करके यह तो साफ मालूम पड़ता है कि इंजीनियरिंग में उसकी क्या है, दिलचस्पी है। इतना देख करके तो साफ साफ मालूम पड़ता है कि उसका पूरा दिलचस्पी किसमें है, इंजीनियर बनने में है, ठीक है ना। और इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह क्या हो गया, रुष्कत नहीं होगी। इस तरह की बातें होती रही तब तक जब तक गाड़ी में हवा नहीं भर गया, चक्का में हवा नहीं भर गया, और जब तक वो मिस्टर सिंह वहां से रुष्कत नहीं हो गया, ठीक है। चलिए, सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर को, जो उनकी फैक्ट्री में क्या था, किरानी था और अहाते के एक कोना में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का क्या कर दिया, हुक्म दे दिया। मतलब कि अब जैसे कि वो मिस्टर सिंह सिर्फ चले गए, है ना, मिस्टर सिंह भी क्या हो गया, चले गए, गाड़ी में हवा भर गया, मिस्टर सिंह अपना
चले गए। अब अंदर आए तो क्या बोलते हैं, बेरा को, बेरा मतलब उसका एक नौकर होगा, उनको बोला गया कि जो अपने फैक्ट्री में जो काम करता है गिरधर, जो कि बाहर आउट हाउस में रहता है ना अपने ही पास में, उनको बुला करके ले आओ, ठीक है ना। गिरधरलाल आया और सेन साहब के सामने जो है सिर झुका करके खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में जो है कैदी के सामने क्या हो, खड़ा हो। गिरधरलाल चुपचाप आया और क्या हो गया, सेन साहब के सामने ऐसे खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऐसे मुड़ करके खड़ा हो गया। इस प्रकार से खड़ा था कि जैसे भैया इसने कोई खून उन कर दिया हो। क्यों बुलाया पता है आपको? जो बेटा उसका जो छूने का कोशिश कर रहा था गाड़ी को, बस उसी बात के लिए बुलाया है ना, कि तुम्हारा बेटा जो है देखो तो उसको संभाल करके रखो, नहीं तो आपका बेटा जो है ना आगे जाकर के क्या बनेगा, चोर डाकू बनेगा। देखो ना ऐसे उसको बातें बोल देगा। गिरधरलाल आया चुपचाप क्या किया, हाथ ऐसे समेट करके और मालिक के सामने क्या हो गया, खड़ा हो गया, जैसे कि खून का कोई जुर्म किया हो। सेन साहब ने ठंडी और बेलौस आवाज में कहना शुरू किया कि देखो गिरधर, है ना, मदन आजकल क्या है, बहुत शौक हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को गंदा किया वो तो अलग, मना करने पर क्या किया, ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ा। देखो तो ऊपर से कैसा कैसा उसके बारे में बोल रहा है कि देखो गिरधर, तुम्हारा बेटा आजकल जो मदन है वो क्या हो गया है, शौक हो गया, मतलब बिगड़ैल कह सकते हो, बिगड़ैल हो गया है। मैं तुम्हारी और इसकी भलाई जो है चाहता हूं। गाड़ी को गंदा तो किया वो अलग, ऊपर से क्या किया, ड्राइवर अगर मना करता है, शोफर अगर मना करता है, उसको मारने के लिए क्या हो गया, वो लपक पड़ा मेरे सामने ही, मेरे से नहीं डरा, है ना, डरने के बदले क्या करता रहा, वो ड्राइवर की ओर क्या है झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते। बताओ, किसी के पिता के सामने उसके बच्चे के बारे में बोला जा रहा है कि ऐसे ही बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा, गुंडा, चोर और डाकू बनेगा। किसने बोला यह बात? यह बात जो है सेन साहब ने बोला, ठीक है ना। गिरधरलाल जो है बीच बीच में कभी कभी जी हाँ कह देता था, मतलब ऐसे वो खड़ा था और उसको क्या बोल रहा था सेन साहब कि तुम अपने बेटे को समझा लो, तुम्हारा बेटा जो दिन प्रतिदिन बिगड़ैल होते जा रहा है, मैं तुम्हारी और इसकी भलाई चाहता हूँ, है ना। एक तो गाड़ी अलग से गंदा किया, ऊपर से जो है सुपर मना कर किया, उसको मारने के लिए दौड़ पड़ा, है ना। ऐसे ही बच्चा जो है आगे जाकर के क्या बन जाता है, चोर, डाकू और गुंडा बन जाता है। तो गिरधरलाल बेचारा क्या बोलेगा, चुपचाप ऐसे था, जी जी, मतलब वो बस क्या बोलता रहा, अपने सर को हिला करके जी जी कहता रहा। सेन साहब का भाषण तब भी जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते भी हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। और क्या बोला उसके बाद सेन साहब ने कि देखना दोबारा अगर ऐसा कभी होता है ना, तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। चलो ठीक है, जाओ यहाँ से। अब उसको जाने के लिए बोल दिया। उस रात जो है गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार से सेन साहब का जो आरामदायक शयनगार था वो गूंज उठा। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझला करके पिता सेन ने, है ना, धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। उस रात क्या होता है, गिरधर को तो सबसे पहले डांट लग गया। कौन लगाया डांट? सेन साहब लगा दिया। अब गिरधरलाल गया होगा घर पे, अपना घर पे गया होगा, तब क्या क्या होगा, बेटा को खूब मारा होगा, मदन को खूब मारा होगा, है ना। तो मदन को जब मार रहा था तो वो बच्चा क्या कर रहा था, रोएगा। तो उसका आवाज कहां तक, रात का समय था, तो रात में क्या होता है ना कि थोड़ा भी हल्ला होता है ना तो आवाज बहुत दूर तक जाता है। तो मदन जो है चीख रहा था, चिल्ला रहा था दर्द के मारे, है ना, रो रहा था। तो उसका रोने का आवाज कहां तक पहुंच रहा था, वो जो सेन साहब था जहां पे सो रहा था अपने कक्ष में, शयनगार, कैसा शयनगार था उसका, काफी आरामदायक कह सकते हो, वहां पे वो सो रहा था। तो उसको नींद में खलल पड़ रहा था, है ना, कि इतना रात को सो गया सुकून से, किसका आवाज ये आ रहा है इतना जोर से, कौन कौन रो रहा है ना, कौन रो रहा था? मदन रो रहा था, जाहिर सी बात है। और रो रहा था ना, तो अपनी सेन साहब जो अपनी पत्नी को बोलता है, क्या बोलता है कि गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही क्या किया है, लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं, है ना। क्या बोलता अपनी पत्नी से कि गिरधर तो अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी पत्नी जो है ना, वही क्या किया है, मदन को बिगाड़ करके रखा हुआ है ना। जैसा वो मदन उस समय कर रहा था, मेरा तो मन कर रहा था ना कमबख्त का। देखो तो वो छोटा सा बालक था, 4-5-6 साल का बालक था मदन, और उसके बारे में क्या सोचता है मदन, सेन साहब क्या सोचता है कि मेरा तो मन कर रहा था ना कमबख्त का क्या कर दूं, खाल उधर करके रख दूं, है ना। मदन की यही दावा है, मेरी तो तबीयत हुई कि तुम कमबख्त की क्या करूं, खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने अगर ऐसे ही कड़ाई शुरू से की रहती ना, तो शायद जो है मदन ठीक हो गया रहता, इतना बदमाशी नहीं करता। और अंग्रेजी में क्या बोलता है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ये अंग्रेजी का एक कहावत है ना, जिसका मतलब क्या होता है कि बच्चे पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो बच्चा ऐसे क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, सीधी सी बात है। अब उसकी पत्नी जो है ना, माता सेन की जो है नींद क्या हो गई, उचट गई, है ना।
उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपनी पति का बकबक पर क्या कर रहा था, खींच आ रहा था। लेकिन उन्होंने भी क्या किया, अपनी खींच किस पे उतार दिया, मदन पे उतार दिया। कम वक्त कैसे कौवा की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है ना, ऐसा बोला। मतलब ये जो सेन साहब अपनी पत्नी को बता रहा था कि देखो तो, है ना, ये मदन गिरधर ठीक है, उसका बेटा बहुत ही क्या है, उसकी पत्नी जो है ना वही क्या किया है, मदन को क्या क्या है बिगाड़ करके रखा हुआ है ना, यही उसकी दवा, भले उसको मार लग रहा है ना, यही मार अगर शुरू से मारा रहता गिरधर अपना बेटा को, मदन को, तो आज वो इतना बदमाश नहीं होता। और अंग्रेजी में क्या बोलता है, अंग्रेजी में क्या बोलता है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, है ना। माता उसकी जो पत्नी थी, अपनी पत्नी को बता रहा था, उसकी पत्नी का नींद भी क्या हो गया, थोड़ा सा उचट गया, उसको गुस्सा भी आ रहा था, है ना। उस मदन पे उसको गुस्सा नहीं आ रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था अपने पति के बकबक पर। लेकिन वो बेचारी क्या बोलेगी अपने पति को, थोड़ी ना कुछ बोलेगी, उल्टा क्या करती है, वो जो गुस्सा अपने पति वाला गुस्सा किस पे उतारती है, किस पे उतारती है, मदन पर बोल करके उतारती है। क्या क्या बोलती है मदन के बारे में, है ना, कि कम वक्त कैसा कौवे की तरह जो है काव काव कर रहा है। अब जाहिर है किसी के व्यक्ति को अगर आप पीटिएगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, बिलखेगा। तो वो जो रो रहा था उसको क्या लग रहा था, कौवा की तरह काव काव कर रहा है ना, भिखमंगा कहीं का, मेरा बेटा का बराबरी करता है। एक धनी बेटा व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा यही बोलते रहता है ना, फलना के बेटा जो गरीब है एकदम, वो हमारा बेटा के बराबरी करना चाहता है ना, हमारे बेटा के नकल करते रहता है, वही कहता है भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का जो है आर्तरुदन अब जो है रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां जो है सेनों के शयनगार तक जो है नहीं पहुंच सकती थी। मतलब अब जो है मदन जो है रोते रोते, होता है ना बच्चे को जब मार लगना बंद हो जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे चुप होता है। तो अब वो शायद उसका जो है रोना चिल्लाना कस जो था ना, वो रुक गया था। अब जो है उसकी आवाज सेन साहब का जो रूम था वहां तक अब नहीं पहुंच रहा था, ठीक है ना। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। एक दिन और की बात है, अब ये एक दिन की पूरी चर्चा थी जब उसके दोस्त लोग इसके घर पे आए थे और सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, है ना, बातचीत कर रहे थे, जाने की इच्छा प्रकट किया। तो गाड़ी वाड़ी में वाला जो मामला सब था वो सब देखा, मदन का देखा कि सोफर की तरफ लपक रहा है, कासू जो है भैया हेडलाइट तोड़ दिया था, हवा निकाल दिया था, सभी लोग बैठे थे लॉन में तब तक के लिए। फिर गाड़ी में हवा भर गया, सब लोग रुखसत हो गए। उसके बाद घर पे आए तो गिरधर को बुला करके क्या किया, डांट लगाया, समझाया कि बेटे को समझा लो वरना ऐसी गलती हुई तो दोबारा ठीक नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है रात में क्या होता है कि गिरधर अपना बेटा को मारता है, तो उसका आवाज इसके रूम तक आता है। तो ये जो है सेन साहब अपनी पत्नी को कहता है कि कैसा देखो तो चिल्ला रहा है ना, सोने तक नहीं दे रहा है, नींद में खलल कर रहा है, भले उसको मार लग रहा है, बेटा उसका बिगड़ा हुआ है। गिरधर लाल तो ठीक है, उसकी पत्नी उसको बिगाड़ करके रखा है बेटा को। उसकी पत्नी, सेन साहब की जो पत्नी थी सेन माता, वो क्या कर रही है, अपने पति के बकबक पर ज्यादा उसको गुस्सा आता है तो पति को ना कुछ बोल करके पूरा गुस्सा किस पे उतार देती है, अपना मदन पे उतारती है कि कम वक्त कहीं का मेरा बेटा का बराबरी करता है ना, कौवे की तरह काव काव कर रहा है। ये सारी बातें एक दिन का बात था, ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है, मामला और भी खराब हो जाता है। मामला क्या खराब होता है थोड़ा सुनिएगा, कि शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के, है ना, बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। शाम का समय हो गया था, जो है ना खोखा जो है ना, वो भी क्या किया, कूदते फांदते घर का बगल में जो गली था वहां पे पहुंच गया। वहां धूल में मदन जो है पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। मदन क्या कर रहा था, उस गली में अपना खेल रहा था, धूल मिट्टी में खेल रहा था। गरीब का बच्चा धूले मिट्टी में न खेलेगा, टाइल्स पर थोड़ी ना खेलेगा, टाइल्स मार्बल पर थोड़ी ना खेलेगा, है ना, लट्टू नचा रहा था। गांव पड़ोसी के जो भी आवारा गर्द छोकरा, क्या बोला यहाँ पे है, आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, मदन वहां पे लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसका भी जी मचल गया कि भैया आप तो हम खेलेंगे, हमरो मन करता लट्टू नचाने का। खोखा ने देखा तो उसका तबीयत थोड़ा सा मचल गया। अब हंस जो है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक पड़ा। हंस बोला गया किसको, यहाँ पे हंस बोला गया कासू को, खोखा को बोला गया। और कौवा किसको बोला गया, जो मदन है सो, है ना। हंस क्या है, हंस क्या है, कासू को बोला गया कि अब जो है हंस इन कौवों के झुंड में जो है खेलने के लिए क्या एकदम मचल गया। देखो बच्चा का ये सब चीज में होता है, गुण होता है कि कुछ भी चीज अगर कहीं पे खेल होता रहता है ना तो उसका भी मन करता है हम भी जाकर उसमें खेले, ललक गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ जो है मदन से कहा, देखो खेलने भी जाते तो एक होता है ना, बड़े प्यार से कहता दोस्त हमको भी अपने टीम में शामिल कर लो ना, हम भी खेलना चाहते हैं। तो ये होता है मध्यम वर्ग के लोगों का। जो घमंडी टाइप के लोगों का जो बेटा होता है ना, वो थोड़ा घमंड में भी बात करता है, पहुंचेगा क्या बोलेगा, हम भी खेलेगा, हमको भी टीम में शामिल करो, थोड़ा सा रोब के साथ, बस वही था। कासू आज से नहीं बल्कि बचपन से क्या था भैया वो, क्योंकि इकलौता था घर का, वो ना उम्मीद बुढ़ापे का तारा कह सकते हो। सो वो गले में खेलने के लिए जब गया तो क्या बोलता है बड़े रौब के साथ, क्या बोला है मदन को, क्या वो मदन के कहता है
हमको भी लट्टू दे दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को देखा जाए तो इस बात से ज्यादा कोई एतराज नहीं था, है ना। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था, पर उनके अपमानित प्रताड़ित जो लीडर था मदन को यह बात जो है कब मंजूर हो सकती थी। तो आवारागर्द जो छोकरे सब थे उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि हाँ वो हमारे टीम में आकर खेलेगा भी तो हमको ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन मदन जो उसका लीडर था उसको यह बात कतई मंजूर नहीं होगी। जाहिर सी बात है भैया, मदन कुछ दिन पहले क्या किया था, उसका सोफर उस पर हाथ उठा दिया था, है ना। ऊपर से जो है ये कासू भी क्या करता था, मदन के साथ जो है अच्छा बिहेवियर नहीं रखता था, उसको गाली बात देते रहता था, हाथ उठा देता था। सो ऊपर से तो सोफर मारवे किया था क्या किसको, मदन को। तो मदन को यह बात मंजूर नहीं था। उसने यह बात सुनते ही कि कासू जैसे बोला कि हम भी खेलेगा, लट्टू हमको दे दो, उसने छूटते ही जवाब दे दिया, अबे भाग जाए यहाँ से, है ना। क्या बोला, अबे भाग जाए यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे पास, जा जा जाकर अपने बाबा के मोटर पे जाके बैठ जा चुपचाप। मतलब कि कहने लगा, मदन कहता है ना कि बड़ा खेलने वाला, जाओ जो तुम्हारा मोटर कार है ना, मोटर कार का नाम क्यों बोला, क्योंकि मोटर के चलते क्या हुआ था, मदन को धक्का देके गिरा दिया गया था। वही कहता है कि जाओ जाकर के अपना जो मोटर कार है वहां पे जाके खेलो चुपचाप, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है वो, है ना। बस इतना सुनते ही कासू कथी में आ गया, तैस में आ गया, है हमको ऐसे करके बोलेगा, भाई हम धनी बाप के बेटा, हमको तो ऐसे करके बोलेगा, तुम्हारा औकात है बोलने का। बस इतना बोलते ही कासू तैस में आ गया। ऊपर से क्या किया, वो इसी उम्र में, वो जिस उम्र में था ना उसी उम्र में आपको बताए थे कि वो नौकर हो गया, बहन हो गया, सब पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कह भी दे, उसने आ देखा न ता मदन को लगा दिया घूसा, है ना। मदन जैसे उसको बोला कि जाके खेलो अपना बाबा के मोटर कार पर, बड़काया लट्टू खेलने वाला। इतना सुनते ही कासू तैस में आ गया। तैस में आना तो तय था क्योंकि कासू क्या था, शुरू से बिगड़ेल था, बिगड़ेल बाप का बिगड़ेल बेटा कह सकते हो। सो कासू ने आओ देखा न ताओ लगा दिया ये घुस्सा किसको, मदन को। अब मदन को जब घुस्सा लगाएगा तो मदन छोड़ेगा क्या, मदन को तो पहले से गुस्सा था उसके ऊपर। चोर डाकू बताओ, पहले ही बोल दिया था बाप, किसके बाप, सेन साहब पहले ही बोल दिए थे कि तुम्हारा बेटा क्या बनने वाला है, चोर डाकू गुंडा बनेगा। तो बताओ चोर गुंडा डाकू बनने वाला जो मदन था वो मानेगा इस बात को, है। वो झट से कासू पर क्या हुआ, टूट पड़ा। दूसरे लड़के क्या किया था, जरा हट करके इस द्वंद का मतलब दो व्यक्ति जो लड़ रहा है, युद्ध का मजा लेने लगे, है ना। ऐसा होता है आसपास में, खेल में जब होते रहता है ना, बच्चे जब खेल रहे होते हैं और जब झगड़ा दो आदमी के बीच होता है ना, तो बाकी जो बच्चे होते हैं ना वो क्या बोलते हैं, ए थोड़ा साइड हो जाओ सब लोग, अभी एकदम महाभारत होने वाला है, सब लोग पीछे हो जाओ। तो उसके जितने भी दोस्त थे आवारागर्द छोकरे सब, वो थोड़ा सा पीछे हो गए और बीच में जो है क्या होने लगा, महाभारत का युद्ध होने लगा। किसके बीच, मदन और कासू के बीच, ठीक है ना। और सब लोग जो उसके दोस्त सब है मजा लेने लगा युद्ध का। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस का था, ध्यान देना, और बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते का था। हड्डी बोला गया यहाँ पे किसको, मदन को बोला गया क्योंकि वो गरीब है। मांस बोला गया किसको, कासू को जो कि अमीर बाप के बेटा है। बंगले का पिल्ला किसको बोला गया, जो अमीर बाप का बेटा कासू है उसको बोला गया। और गली का कुत्ता कौन था, जो मदन था गरीब का, वो था। लड़ाई हो गया। अहाते में अगर यही लड़ाई हुई रहती ना तो, है ना, कासू शेर हो जाता है। कहता है अगर उसके घर के आसपास अगर ये लड़ाई हुआ रहता, अगर उसके घर के अगर प्रांगण में भी, अगर बगीचा में भी अगर ये लड़ाई हुआ रहता ना, तो वहां पे कासू क्या हो जाता, शेर हो जाता। क्यों, कासू जो है अमीर बाप का बेटा है। अगर ये झगड़ा अगर उसके घर पे हुआ रहता तो वहां पे कौन जीतता भैया, वो कासू जो था वो जीत जाता, क्योंकि वहां से तो 1 मिनट बाद ही वो रोता हुआ जान लेकर के भाग निकला। महल और झोपड़ी वाली की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ है, उन्होंने ना तो अपने दुर्दमनी है ना, लीडर का साथ दिया, मदद किया, और न ही अपने माता पिता के मालिक के लाडले के साथ दिया। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर सब लोग क्या किया, तुरंत तितर बितर हो गए। कहता है यही लड़ाई अगर कासू के घर पे हुआ रहता तो मदन हार जाता। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो जगह किसका है, मदन कासू का है, बड़े बाप का, वो कह सकते हो वो घर है। वहां पे अगर झगड़ा होता तो हमेशा वही जीतता, क्योंकि कहा जाता है कि अगर झगड़ा अगर महल वाले में हो और झोपड़ी वाले में हो तो जीतता कौन है, महल वाला। लेकिन वही झोपड़ी वाला क्या करता है, दूसरे का अगर सपोर्ट करने लगे, है ना, अगर वही महल वाला बाहर आके लड़े झोपड़ी वाले के साथ, तो फिर वहां पे कौन जीत जाएगा, झोपड़ी वाला जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसके जितने भी दोस्त सब थे आवारागर्द छोकरे सब, वो किसी का साथ नहीं दिया, ना ही वो अपने, है ना, अपमानित लीडर मदन का साथ दिया, और ना ही अपने जो है मालिक का बेटा लाडला कौन, कासू का साथ दिया। वो क्या कर रहा था, बस इंजॉय कर रहा था, देख के मजा ले रहा था। बाकी दो व्यक्ति क्या कर रहा था, आपस में लड़ रहा था। और
क्या होता है, 1 ही मिनट के बाद, क्या बोला है वहां से, तो 1 मिनट में भाग गया। कौन भाग गया, कासू भाग गया, है ना, क्योंकि कासू सबसे पहले एक घुसा लगाया था मदन को, तो मदन भी झपट पड़ा, है ना, मदन रुकने वाला थोड़ी ना था, मदन भी झपट पड़ा। सो 1 ही मिनट में क्या हो गया भैया, कासू रोते रोते कहाँ भाग गया, अपना घरे भाग गया। और उसके जाते ही जितना ओकर दोस्तवा सब था, आवारागर्द छोकरा सब था, वो सब तितर बितर हो गया। तितर बितर का मतलब क्या होता है, भाग जाना, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा, मदन जो है, मदन झगड़ा कर लिया कासू से, है ना, मदन जो है घर नहीं लौटा। कैसे लौटेगा भाई बताओ, जो गलती नहीं किया था गाड़ी को छूने का, उसके चलते उसके पिता ने उसको खूब मारा था। और यहाँ पे तो भैया इस बार कासू का अच्छे से धुनाई कर दिया, मालिक के बेटे को पीट दिया मदन, और वो घर नहीं लौटा। लेकिन जाता भी कहाँ, छोटा बच्चा था, कहाँ जाएगा, वहां वापस उसको जाना तो घरे है। 8-9 बजे तक पहले क्या करता रहा, ये उधर उधर जो है ना, मारा मारा फिरता रहा। लेकिन जब भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुस गया। उसके लिए मार खाना मामूली सी बात था, है ना, छोटा बात था। डर तो यह था कि आज जो मार है ना, वो और दोनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। लेकिन उपाय ही क्या था, मार तो खाना ही था। वो पहले रसोई घर में घुसा, माँ वहां पे नहीं था, बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत हो रही थी। देखो पहले आपको समझा देता हूँ। आज जो है मदन घर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसने मालिक के बेटा को पीटा है। अगर वो घर जाएगा तो क्या होगा, अपने पिताजी के द्वारा यानी कि गिरधर के द्वारा आज वो खूब पीटा जाएगा बड़े तरीके से। लेकिन उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था, वापस उसको जाना तो घर पे जाना ही पड़ेगा। कारण क्या है, अभी वो छोटा बच्चा जाएगा कहाँ। सो रात के वो 8-9 बजे तक पहले क्या करता रहा, एने ओने घूमता फिरता रहा। लेकिन जब उसको भूख लगी तो क्या क्या, गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता दबे पाओ, बिना किसी पैरों के आहट के क्या हो गया, वो घर में जाके किचन रूम में घुसा पहले, यानी कि जो रसोई घर था उसमें घुस गया। और घुस करके पहले खाना भर पेट खाया। भर पेट खाया इसलिए कि भैया आज तो मार लगने वाली है, इसीलिए पहले ठूस के पहले खा लो। ठूस के खा लिया तो बगल वाले रूम से आवाज आ रहा था। किसने कान लगा करके सुनने का प्रयास किया कि क्या चीज बात कर रहे हैं पापा मम्मी, है ना। तो उसके पिताजी कोई बरस नहीं रहे थे, मतलब होता है ना ज्यादा जोर से बोलना, उस तरीके का जो है बरस नहीं रहे थे। आवाज क्लियर भी नहीं आ रहा था, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई दो व्यक्ति रूम में बैठ करके बहुत धीरे धीरे बात करेंगे ना, तो बाहर आवाज पूरा एकदम क्लियर नहीं आता है, लेकिन इतना समझ में आता है कि अंदर जो है बातचीत हो रही है। बस उसको लास्ट में एक ही बात क्या समझ में आता है कि उसके पिताजी क्या बोलते हैं, है ना, अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, उसकी पत्नी को, अरे भाई बताया तो, अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, बताया तो मालिक ने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना ही बोला है कि कल से काम पे मत आना, और तुम्हारा जो भी पैसा है अपना ऑफिस से लेकर के चले जाना। बस क्या होता है कि वो पहले रसोई घर में घुसता है, वहां पे मां नहीं था, बगल के सोने वाले कमरे में वो लोग बातचीत कर रहे थे, है ना। उसने इम्तिनान से क्या किया, पहले भरपेट पहले भोजन किया और फिर दरवाजे के पास जाकर के अंदर की बातें सुनने का कोशिश किया। उससे बड़ा ताजुब हुआ कि उसके पिताजी इस बार एकदम जोर से नहीं बोल रहे थे, गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने शायद कोई बात पूछी होगी जिससे वो ठीक से नहीं सुन पाया, तो उसके बाबूजी ने थोड़ा सा झल्ला करके बोल दिया। क्या बोल दिया, अरे भाई बतलाया तो, सेन साहब ने सिर्फ यही कहा है कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और तुम्हारी जो भी तनख्वाह है ऑफिस से आकर के ले लेना, है ना। मदन के काम की वहां पे कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता रहा था, ठीक है ना। मतलब उसके पिताजी अंदर सिर्फ यही बातचीत कर रहा था, ज्यादा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था मदन को, बस इतना ही सुनाई पड़ा होगा। उसकी मम्मी कुछ पूछी होगी ना, तो उसके पिताजी थोड़ा सा झुल्ला करके बोल दिए कि अरे भाई बताया तो सही ना कि मालिक ने मना कर दिया काम पे आने से, बोला कि तुम कल से काम पे मत आना, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, और जो हमारा रूम है आउट हाउस उसको खाली कर देना, तुम्हारा जो भी वेतन होगा ऑफिस से जाकर के ले लेना। अब वो जो मदन है दबे पांव जो है बरामदा में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए जा रहा था, क्योंकि खाना तो खा लिया था। अब वो दबे पांव जा रहा था अंधेरे में, तो अंधेरे में क्या होगा, कुछ भी चीज से टकरा सकता है, तो उसका पैर टकरा गया लोटा से। और घर में जो लोटा होता है ना, लोटा है ना, जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, लोटा होता है, तो उसके पैर जो है लोटा से टकरा गया। तो लोटा का आवाज आया तो उसके पिताजी और मम्मी जी क्या हो गया, जग गया। उसके पिताजी बाहर आकर के देखा तो किसको पाएगा, मदन को पाएगा खड़ा। अब मदन अपने पिताजी को देखा तो चुपचाप ना जाके खड़ा हो गया, छाती में अपना हाथ ऐसे मोड़ लिया और खड़ा हो गया, और एकदम लंबा सांस लेकर के मतलब सीना एकदम फुला लिया कि भैया आज तो मार लगवे करेगा। तो फिर जब मारने लगेगा तो पूरा एकदम ऐसे करके रख लेते हैं, दांत को ना करके एकदम कस के दांत पे दांत बिठा करके क्या होना उसको ऐसा करके आज मार लीजिए, कोई बात नहीं, मार खाने के लिए तो अबे किए हैं, कारण क्या है, इतना बड़ा गलती जो हमने किया है ना। तो दबे पांव जो है बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला, तो अंधेरे में क्या हो गया, उसका पैर जो है लोटे से टकरा गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुन करके गिरधर बाहर निकल आया।
मदन की अम्मा भी उसके साथ साथ चली आई बाहर। मदन जो है चौंक करके घूमा और मार खाने की तैयारी में, है ना, तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांध करके खड़ा हो गया। मदन जब भी मार खाता था ना अपने पिता से, है ना, बहुत पीटने पर रोता भी नहीं था, मगर बहादुरी के साथ वो मार खाता था। मतलब जैसे उसका पैर जो है लोटा में टकरा गया, उसके पिताजी जग गए, माताजी भी साथे साथे बाहर आ गया। अब जैसे अपने पिता को देखा, क्या किया, अपने हाथों को छाती पर ऐसे बांध करके, दांतों पे दांत ऐसे सटा करके और सर झुका लिए, लीजिए अब मार लीजिए, जितना पीटना है पीटिए लीजिए। हमेशा वो मार ऐसे ही खाता था, जब भी मार खाने की बारी आती था ना, वो ऐसे ही मार खाता था। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा, एकदम लगता है कि भैया उसको पीटे के छोड़ेंगे आज, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आज तो मालिक के बेटा को पीटा गया है ना। मदन ने अपने दांत भी क्या किए, भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था, अचानक वो रुक गया। मतलब सबसे पहले उसके पिताजी जो है, जैसे मान लो यहाँ पे जो है मदन एकदम ऐसे करके छाती पर अपना हाथ रख के बांध के खड़े हैं, दांतों में दांत ऐसे लगा करके और सर गर्दन को झुका लिए कि मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज तो मार तो खेबे करेंगे। पिताजी उसके जो है एकदम आगे की तरफ बढ़े और जाकर के रुक गया बेटा के सामने। और रुक करके, है ना, उसके चेहरे से जो नाराजगी था उसका बादल हट गया। उसने लपक करके मदन को क्या किया, हाथों से उठा लिया, उसके पास पहुंचा, मदन को मारा नहीं बल्कि मदन को गले लगा लिया और मदन को गले लगा करके उसको प्यार से गोद में उठा लिया। अब मदन भी यहाँ पे रहेगा, हक्का भक्का भौचक्का रह जाएगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो उल्टी गंगा बह गई। मतलब बाकी दिन तो हम मार खाते थे, आज तो हम मालिक के बेटा को पीटे हैं और पिताजी हमको क्या कर रहे हैं, डांटने के बजाय, मारने के बजाय हमको प्यार कर रहे हैं। वो एहन प्यार करने लगा उसके पिताजी, है ना, कि मदन कहता है कि पता नहीं ये प्यार हमको कब मिला होगा, हमको ठीक से यादो नहीं है पिछली बार कब मिला था, इतना हमको प्यार करने लगे। और ऊपर से जो है उसके पिताजी जो है उसको शाबाशी देने लगे कि वाह बेटा वाह, इतने सालों से हमने जो नहीं कर पाया तुमने वो कर दिखाया। मतलब इतना साल से जो सेन साहब था हमारे ऊपर गरज रहे थे, बरस रहे थे, है ना, हमको गाली दे रहे थे, तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहे थे, पत्नी के बारे में कुछ बोल रहा था, हम चुपचाप बस सुनते थे, सर को हिलाते थे, जी कह देते थे। कभी हमारा इतना हिम्मत नहीं हुआ कि हम सेन साहब को पलट करके जवाब दें। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो उसके बेटे को मार दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमसे हम बहुत खुश है। वो बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, है ना, सेन साहब बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, उसका बेटा उससे भी ज्यादा घमंडी था, जिसको पैसे का रोग था, सब पे हाथ छोड़ देता था, हमको भी नहीं छोड़ा होगा, है ना। तुमने बहुत अच्छा काम किया। बस उसके पिताजी के, है ना, चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक करके मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का भौचक्का अपने पिता को देखते रह गया। उसे याद नहीं है कि उसके पिता ने इस तरह का प्यार उसे कब किया होगा। अगर कभी किया भी होता तो गिरधर उसकी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा शाबाश, एक तेरा बाप है और एक तू है ना, एक तेरा बाप है ना, एक तू है, और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। मतलब उसके पिताजी जो है ना एकदम हंसने लगे इस बात को बोल करके कि एक तेरा बाप है, एक तू है, और तुमने तो उसके बेटा का दो दांत तोड़ दिया है ना, हम तुमसे बहुत खुश है। मतलब इस तरीके से जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कौन? गिरधर, और अपने बेटे को गले से लगा लेता है मदन को, और जो है और मतलब उसको नौकरी से निकाले का कोई गम नहीं है ना। वो खुशी मना रहा है कि भले हमको नौकरी से निकाल दिया, लेकिन बदले में और बेटा जो किया है बिल्कुल सही किया है ना। तो यही था इस चैप्टर का, है ना, सारांश था, जिसको हमने पूरी कोशिश की है आपके सामने अच्छे तरीके से बताने का, समझाने का। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो हमारा वीडियो है काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, ये भी 2025 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया, 23 में। मतलब हर साल इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, और हम आपको ऐसे पढ़ाए हैं ना कि ये चैप्टर से आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा, इसकी पूरी गारंटी है। अगर आपने हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको हर एक चीज समझ में आया होगा, किताब का हर एक शब्द को हमने तोड़ने मरोड़ने का काम किया है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाली की जब लड़ाई होती है तो अक्सर कौन जीतता है? भाई महल वाले जीतते हैं, लेकिन यही उल्टा कब होता है? जब भैया उसके अहाते में ना होकर के बाहर हो, और उस गरीब का सहायता करने के लिए, उस झोपड़ी वाले की सहायता करने के लिए और भी झोपड़ी वाला चला है, तब उल्टा प्रहार हो जाता है। चलो अभी क्या बोला है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीतता है? तो अक्सर हमारा महल वाला जीत जाता है। मदन जो है पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था, लट्टू नचा रहा था। 20 के दांत शीर्षक पाठ है, किस कहानी संग्रह से लिया गया था? आपको बताए थे, यह लिया गया है 20 के दांत और अन्य कहानियां से,
है ना। सेन साहब की कितनी लड़की है, 5 गो था। आलो शेफाली रजनी और कौन कौन था, आरती और आलो शेफाली रजनी आरती और सीमा, 5 गो था। वाकिफ ना कहता है, इस बात से हम पूरी तरह से वाकिफ हैं, मतलब परिचित हैं। इस बात से भैया हम पूरी तरह से वाकिफ है ना, मतलब क्या होता है, परिचित होता है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी भाई, सुशील थी, सबके सब काफी ज्यादा सुशील थी। मैंने तो मैं सॉरी क्या कहता है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह बात कौन बोलता था बार बार, सेन साहब के अलावा कौन बोलेगा भाई साहब, है ना, सेन साहब बोलेगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली सी बात थी, उसके लिए मार खाना, पता है जब ये शब्द आता है ना बड़ा हंसी भी लगता है सुन करके कि मदन के लिए मार खाना मामूली सी बात थी। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी जो है इनमें से कौन सी है, तो ये जो कहानी अभी पढ़ रहे थे उनके लेखक कौन थे, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, जो बहुत ही अच्छे आलोचककर्ता कह सकते हो। इसकी कहानी का नाम क्या था, 20 का दांत। 20 की दांत कहानी के रचयिता कौन है, जस्ट अभी पढ़े हैं, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। सीमा, रजनी, आलो शेफाली, आरती, ये जो पांचों के पांचों है ना, किसकी बहनें हैं, किसकी बहनें हैं, तो बहन हो जाएगा खोखा का, अब बेटी हो जाएगा सेन साहब का। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो है, जन्म पूछा, जन्म कब हुआ था, 1916 में हुआ था, और उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उनका मृत्यु हो जाएगा। खोखा के दांत किसने तोड़ा था, वही जो सबसे लास्ट में मदन था, है ना, मदन ने तोड़ा था, लट्टू जब नचाने के लिए मांगा था, है ना, बस झगड़ा हो गया था दोनों के बीच। सेन साहब की कार का दाम बताओ, 7,500 रुपया, 7,500 रुपया। 20 के दांत पाठ की कैसी विद्या है, यह एक कहानी था, जस्ट पढ़े हैं, ये कहानी हमारा है। सेन साहब की ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था, खोखा था, ठीक है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है, तो मोटर को खतरा सिर्फ और सिर्फ खोखा से हो सकता है, बाकी खोखी का तो हिम्मत नहीं कि उसके पास जाके भटक जाए। अब मदन गया था भटकने के लिए, तो मार के खून गिरा दिया, गोर में सोकरा, है ना। किसके अनुसार, सेन साहब ने अपने सिद्धांत को भी बदल दिया था, तो खोखा के लिए अपने क्या किया था, घर के सिद्धांत को भी बदल दिया था। ऐसे ही लड़के आगे चल करके चोर गुंडा डाकू बन जाता है। यह बात जो है ना, यह पंक्ति जो है क्या बोला, यह पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र ने कहा था, यह बात जो है सेन साहब ने जब गिरधर को बुला करके सामने खड़ा किया था तब बोला था, है ना। चलिए आगे आपका 2 क्वेश्चन और है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं तब, यह किस पाठ की पंक्ति है, तो यह पंक्ति हो गया आपका 20 के दांत का। सेन साहब की नई मोटर कार कितने का था, तो 7,500, सॉरी यहाँ पे 7,500। इस प्रकार से आपके सामने हम 21 क्वेश्चन क्या किए, डिस्कशन किए, और हमारा 21 की 21 क्या हो गया, सही हो गया। इसलिए आपको बोले थे शुरू में ही कि वीडियो भले ही कितने देर का हो, 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, लेकिन यह जो 1.5-2 घंटा का जो वीडियो है आपके जीवन में क्या करेगा, एक छाप छोड़ेगा। कहानी जब पढ़ लीजिएगा, मेरा वीडियो जब देख लीजिएगा, तो कभी भी इस कहानी को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कहानी आपको ऐसे बताए हैं जैसे कि एक मूवी चल रही हो, एक फिल्म चल रही हो। हम कहानी को ऐसे ही पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि हम जीवन में उसको हमेशा याद रख सके, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका चैप्टर, था गद का चैप्टर नंबर 2 था 20 के दांत। आई होप आपको हमारा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।